बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल ये चाहते हैं ये शिद्दतें कि किस्त नंबर 18 जिल्द दोम की लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। थैंक गॉड गाड़ी एक पुरसुकून सड़क पर खड़ी करते जरिश ने अपने अजाब को नॉर्मल करना चाहा था। फिर आंखें खोलकर नवेरा को देखा। वो लब्बे इंचे जर चेहरा लिए गुमसुम सी बैठी थी। जरिश ने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। जरिश, वो हमारा पीछा कर रहा होगा, वो ऐसे नहीं छोड़ने वाला। इसने मुझे पहचान लिया था। तुमने देखा वो कैसे गाड़ी के पीछे भागा था। वो अभी तक खौफजदा थी। जरिश ने तसल्ली भरे अंदाज में नवेरा का हाथ दबाते इर्द गिर्द देखा था। न जाने वो कौन सी जगह थी। अभी तो इसे चंद एक सड़कों के अलावा यहाँ का ठीक से कुछ अंदाजा भी नहीं था। नवेरा को यूं ही घर में गुमसुम हर वक्त बैठे देखकर वो आज यूनिवर्सिटी के बाद इसे लॉन्ग ड्राइव पर ले आई थी। बेकरी से खाने पीने के कुछ लिया था जब अचानक नवेरा चिल्ला उठी थी, शारिक शारिक जरिश शारिक, वो इधर ही आ रहा है, इसने हमें देख लिया है, जल्दी करो गाड़ी चलाओ। और इसने बौखला कर पहले तेजी से अपनी तरफ आते एक मर्द को देखा था और फिर बदहवासी से गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। वो तो शुक्र था कि इसने गाड़ी बौखलाहट में कहीं ना मारी थी और इसी बदहवासी में इसने गाड़ी रश का फ़ायदा उठाकर मेन रोड पर ही रोकने के बजाय किसी अंदरूनी सड़क में घुसा ली थी। और अब वो अंदाज़ा लगा रही थी कि किस तरफ से वापस मेन रोड की तरफ निकले। वो वापस इसी रास्ते से जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। अच्छा, अब इसमें कुछ लेकर खाएं पिएं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब इतना बड़ा फैसला करके मुतमईन है तो इस छोटी मोटी बातों से घबराने से आपका हौसला कम होगा बजाय बढ़ने के। इसी शहर में रहते हुए न जाने कितनी बार आपका इन लोगों से सामना होगा। इस सूरत में कि सिर्फ इलाके का ही ज़रा सा डिफरेंस है। शॉपर में से बर्गर और जूस का पैकेट निकाल कर इसे थमाते हुए भरपूर तसल्ली दी तो वो सिर्फ सर हिला गई। चंद एक लोगों से पूछने पर इसे दुरुस्त रास्ते की निशानदेही हो जाने पर बड़ी तेज रफ्तारी से वो घर पहुंची थी। सामान रात गुजार कर चला गया था। इसे वो काफ़ी परेशान लगा था। इसने चंद बार पूछा भी तो सामान टाल गया। नवेरा घर आने के बाद भी गुमसुम सी थी। जरीश ने इसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा था। कितने दिन हो गए थे मामा से तफसीली बात नहीं हुई थी। सिर्फ चंद एक बात ही हो पाई थी। मुलाजमा को खाना तैयार करने का कहकर इसने घर कॉल की थी और इधर से मामा ने तफसीली अंदाज में जो बताया था इसे सुनकर वो कई पल तक शजोबंज में गिरी रही थी। मामा इसे सामान के घर के बारे में पूरी तफसील से बता रही थी। वो हैरान थी। तायरा बेगम बदल जाए नामुमकिन, मगर मामा की बातों पर इसे ताज्जुब हुआ था। जरिश अच्छी खासी उलझ चुकी थी। मामा के घर से कोई इनकी अयादत को नहीं गया था, ताहम पुप्पो के हाथ से सब ही रात जाकर इनका हवाल पूछ आए थे। जरिश को बड़ा दुख हुआ था। सामान रात गुजार कर गया था। वो परेशान था। इसने कई बार परेशानी का सबब पूछा था मगर सामान ने हर बार टाल दिया था। जरिश को रह रहकर एहसास हो रहा था सामान के अंदाज में वो पहले वाली गर्मजोशी इस बार मकबूल थी। इसके अंदाज अजीब सी पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी थी। इसने सामान का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जरिश? ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। वो चुप होकर सोचने लगी कि अब क्या बात करे। फ़रा कैसी है? तबीयत ठीक है इसकी? बेहतर है वो। सामान का वही संजीदा अंदाज। वो चुप सी रह गई। अब क्या करें, क्या पूछे? आपने कल कराची पहुंचकर कॉल नहीं की? मैं परेशान हो रही थी। अच्छा। दूसरी तरफ सामान हंस दिया था। वो समझ ना सकी कि अंदाज तंजिया है या फिर बड़ा तकलीफदार दौरानिया था। बस आते ही कुछ मसरूफ़ हो गया था, फिर जहन से निकल गया। फिर वही वाक़या दरमियान में दर आया था। बड़ा तकलीफदार दौरानिया था। जरीश को लगा इसके अंदर से जैसे कुछ टूट गया है। यूनिवर्सिटी गई, स्टडी ठीक हो रही है? इसकी तरफ से खामोशी महसूस करके सामान ने खुद ही पूछ लिया था। जी स्टडी ठीक है। एक प्रोफेसर चेंज हो गए हैं, शायद एक दो दिन में इनकी जगह कोई नए प्रोफेसर आए। इसने खुद को बहाल किया था। अच्छी बात है। किसी किस्म का कोई मसला हो तो अमजद से कह देना, वो हैंडल कर लेगा। और हाँ, खुद से गाड़ी लेकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अमजद को इसीलिए रखा है। सामान की इस ताकीद पर वो कुछ खाइफ हुई। आज ही तो वो गाड़ी लेकर गई थी। ओके जरी, मैं इस वक्त कुछ मसरूफ़ हूँ, फिर बात करता हूँ। सामान ने इजाज़त चाही थी। क्या कर रहे थे आप? बस ऑफिशियल कुछ काम है। ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। सामान ने कॉल बंद कर दी थी और वो गुमसुम सी खड़ी रह गई थी। इंतहाई मसरूफियत या फिर बहुत परेशानी में भी सामान अहमद का रवैया इसके साथ कभी ऐसा ना हुआ था। और अब इसका जी भर आने को था। इसे गुस्सा आने लगा कि जब सामान को परवाह नहीं थी तो इसे क्या ज़रूरत थी खुद से रब्ता करने की। ताहम सामान के इस संजीदा गुमसुम अंदाज ने इसके दिल को बड़ा रंजीदा सा कर दिया था। वो कितनी देर तक इस पहलू पर
सोचती रही थी और अपना दिल जलाती रही थी। वो अपनी ही उलझन में उलझी थी, नवेरा की परेशानी को फरामोश कर गई थी और खाने के टेबल पर नवेरा को देखकर वो चौंकी थी। सुर्ख चेहरा लिए वो चुपचाप सी थी। नवेरा अभी क्या आप रोती रही हैं? वो मुतफिक्र सी थी। बस अम्मा और घर वालों का ख्याल आ गया। खुदा की कसम, अगर जिंदगी में जरा सी भी गुंजाइश होती तो ऐसा कदम ना उठाती। शारिक जमान कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा। इसने आहिस्तगी से इसके हाथ थाम लिए थे। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने घर कॉल कर लें, अपनी माँ की तबीयत दरियाफ्त कर लें। इसने मशवरा दिया था। नहीं, इस तरह तो नंबर्स वगैरह का इन्हें पता चल जाएगा, और आजकल फ़ोन के जरिए किसी भी जगह कहीं भी मौजूदगी को पता करवाना कौन सा मुश्किल काम है। शारिक जमान यूं ही चुप तो नहीं बैठा होगा। मुझे तलाश करने की इसने हर मुमकिन कोशिश की होगी। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला इंसान नहीं है इस सूरत में कि मसब मेरे साथ है। ये भी है, मगर आप किसी PCO से भी तो रब्ता कर सकती हैं। कल जब मैं यूनिवर्सिटी से निकलूंगी तो आप मेरे साथ ही चलिएगा। अमजद को मैं अच्छी तरह समझा दूंगी। निकाब आप वैसे ही करती हैं, चादर तब्दील कर लें या मेरा कोई स्कार्फ वगैरह ले लें। रास्ते में घर कॉल कर लीजिएगा। इस तरह इलाके और जगह भी तब्दील हो जाएगी। अगर किसी ने नंबर्स के जरिए पता करवाने की कोशिश भी की तो आप तब तक कॉल करके घर पहुंच चुकी होंगी। जरीश का मशवरा ऐसा था कि नवेरा सोचने पर मजबूर हो गई थी। मसब को घर ही छोड़ दीजिएगा, मुलाजमा थोड़ी देर तक संभाल लेगी। नवेरा ने आहिस्तगी से सर हिला दिया। अम्मा से वो बात करना चाहती थी, एक बार फिर चाहे जे दोबारा कभी राब्ता ना हो, मगर दिल को एक तसल्ली तो देती। वो घर छोड़ तो आई थी, मगर अम्मा का ख्याल मुसलसल दिलो दिमाग को परेशान किए हुए था। जब से नवेरा गई थी, घर में एक पुरइसरार सी खामोशी छा गई थी। जूं जूं दिन गुजर रहे थे, खालदा बेगम की तबीयत संभलने की बजाय मजीद खराब हो गई थी। नबील सारा सारा दिन मारा मारा फिरता रहता था। जहां तक मुमकिन था वो नवेरा को तलाश करने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। नबील को रह रहकर अपने गुज़श्ता रवैयों पर नदामत महसूस हो रही थी। कम से कम एक भाई होने के नाते इसे नवेरा के एहसासात को समझना चाहिए था। वो शारी के घर नहीं जाना चाहती थी, वो बच्चे को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। इस मामले में इसे इसका साथ देना चाहिए था। वो बेकसूर थी, मगर अब न जाने कहाँ थे। हर कोई अपने तय मामले को सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ था, मगर ताहाल नाउमीदी की फिजा ही छाई हुई थी। इस वक्त नाश्ते पर नबीला और अम्मा की मौजूदगी के बावजूद नबील को घर में सन्नाटे गूंजते महसूस हो रहे थे। 9 बजे के करीब टेलीफोन की तेज आवाज ने घर के सन्नाटे में इत्तार सा पैदा कर दिया था। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। नबीला भाभी को मना करके नबील खुद ही उठ गया था। अस्सलाम वालेकुम। रिसीवर की दूसरी जानिब शाइस्ता सी आवाज़ सुनाई दी तो नबील चौंका। जनाना आवाज़ थी, मगर अजनबी। वालेकुम अस्सलाम। नबील ने CLI पर जगमगाते नंबर को देखा। अजनबी नंबर था, शायद किसी PCO का था। जी आप कौन? किससे बात करनी है? दूसरी तरफ मर्दाना आवाज़ सुनकर खामोशी छा गई थी। नबील को ही टोकना पड़ा। नबीला भाभी या आपकी वालदा से? नबील चौंका था। मगर आप कौन? आपको बताती हूँ, पहले इनसे तो बात करवाते। नबील ने उलझ कर नबीला को देखा और इधर ही से मतवज्जा थी, इशारे से करीब बुलवाया था। कोई लड़की है तुमसे या अम्मा से बात करने को कह रही है। नबील के कहने पर उलझते इसने रिसीवर उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नबीला भाभी बात कर रही हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया था। जी। अगली आवाज़ ने नबीला को चौंका दिया था। अस्सलाम वालेकुम नबीला भाभी, मैं नवेरा। अगले ही पल नबीला के हवासों पर गोया बम फटा। नवेरा? तुम नवेरा हो? इनकी आवाज़ इतनी पुरजोश और ऊंची थी कि वापस जाता नबील एकदम पलट गया था, बल्कि अम्मा भी फौरन उठी थी। तुम कहाँ हो? ये क्या किया तुमने? नबील ने फौरन नबीला के हाथों से रिसीवर छीन लिया था। मैं जहाँ भी हूँ बहुत अच्छी और खुश हूँ। मैं अम्मा की तरफ से परेशान थी, इसीलिए फ़ोन किया। वो कैसी हैं? नबील भाई कैसे हैं? वो तो बहुत खुश होंगे ना, मैं खुद ही अपना बंदोबस्त कर गई हूँ। और शारिक, इसे मैंने कल देखा था, मगर भाभी मैं अब वापस नहीं आऊँगी। मसब मेरे पास है, आप घर वालों और अम्मा का सुनाएं। नबील भाई साकित से खड़े थे। ये वाकई नवेरा की आवाज़ थी, मगर पहले आवाज़ और थी। नवेरा, कहाँ हो तुम? और ये क्या किया तुमने? इख्तलाफ मुझसे था, मगर घर क्यों छोड़ा? कोई ऐसे भी करता है? दूसरी तरफ 1-2 पल खामोशी हो गई थी। मैंने बहुत अच्छा किया नबील भाई, मुझे ऐसा बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बात इख्तलाफ की नहीं, आप मेरी किरदार कशी कर रहे थे, और जो आप चाह रहे थे ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं सारी दुनिया को तो छोड़ सकती हूँ, मगर अपने बेटे को नहीं। और रह गया शारिक इसके साथ। जब रहना ही नहीं तो फिर इसके हवाले मसब को भी नहीं करना जैसा आप लोग चाहते हैं। अब तो तुमने बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया। सारा खानदान जान चुका है, तुम घर छोड़कर जा चुके। जहाँ भी हूँ इज्जत से हूँ। दूसरी तरफ भी तलखी थी। मुझे एड्रेस बताओ, मैं लेने आ रहा हूँ। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। नबील ने इसके तल्ख रवैये को नज़रअंदाज करते ज़रा नरमी से कहा था। अब कोई फ़ायदा नहीं, मैंने घर से कदम बाहर वापस आने के लिए नहीं उठाया। अम्मा कैसी हैं? बात करवाएं मेरी इनसे। नबील ने रिसीवर अम्मा को थमा दिया। नवेरा? वो फौरन बेकरार हुई थी। नबीला ने बाजू का सहारा लिया था।
नवेरा, मेरे बच्चे, ये क्या कर दिया तुमने? तुम तो मेरे सबसे अक्लमंद बेटी थी, ये क्या हरकत की तुमने? औरत एक बार कदम घर से बाहर निकाल दे तो बात नस्लों तक पहुंच जाती है। कुछ तो सोचा होता, अपनी माँ का ही ख्याल कर लिया होता। अम्मा, वो सोच लिया। जब बात किरदार और अना की होती है तो बाज़ औक़ात अक्ल सल्ब हो जाती है। मैं किरदार और अना का जवाब तो हार ही गई हूँ, अब औलाद भी हार जाती। अम्मा, मेरे पास था ही क्या? मुझे क्या दिया इन रिश्तों ने? शारिक और नबील भाई की अपनी जंग शुरू हो गई। नवाज और रजा ने सब ने मुझे ही निशाना बनाया। अम्मा, मेरी भी बर्दाश्त एक हद तक है, मैं ये सब कहाँ तक बर्दाश्त करती? वो भी दूसरी तरफ चटक गई थी। अचानक नबील भाई के जहन में ख्याल आया। इन्होंने फ़ौरन मोबाइल निकालकर CLI पर रोशन नंबर नोट किया था। अम्मा को कहो फ़ोन बंद नहीं करना, नवेरा से लंबी बात करें, इसी बातों में उलझाएं। मैं ज़रा पता करवाता हूँ कि ये कहाँ का नंबर है। नबीला को हिदायत देते नबील ज़रा हट कर किसी से बात करने लगा। नवेरा ने अम्मा से तकरीबन 10 मिनट की बात की थी। तब तक नबील न जाने किस किस को कॉल करता रहा, फिर बाहर निकल गया। कॉल ख़त्म हुई तो नबीला ने अम्मा को देखा। क्या कह रही थी? कुछ बताया कि कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है? हाँ, कह रही है अच्छी है, अच्छे लोगों में है। मैंने तुम्हारे सामने ही कितनी बार पूछा है किस जगह पर है, मगर टाल गई। और नबील कहाँ गया? पता नहीं, फ़ौरन गाड़ी लेकर निकले हैं। CLI पर आने वाले नंबर नोट कर रहे थे। मेरे ख्याल से किसी से मिलने गए हैं। हो सकता है इस नंबर से ही अंदाज़ा हो जाए कि वो कहाँ है। अल्लाह करे। अम्मा ने दुआ दी थी। 1 घंटा तक नबील वापस ना आया। अम्मा को परेशानी शुरू हो गई थी। आजकल तो बिला वजह ही तशवीश लाहक हो रही थी। बहू, नबील को फ़ोन तो करो। जी अच्छा। वो किचन समेट कर आई थी। अम्मा के कहने पर इसने कॉल मिलाई थी। कहाँ हो? अम्मा परेशान हो रही हैं, कुछ बताए बगैर ही चले गए। मैं नवेरा का पता करने आया हूँ, मगर जिस नंबर से कॉल की है वो तो PCO का था, और इधर आया तो वो जा चुकी थी। मैंने तुमसे कहा भी था कि इसे बातों में उलझाओ, लंबी बात करना। वो किसी लड़की के साथ यहाँ आई थी, किसी गाड़ी में। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, ये PCO के मालिक ने बताया। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानता। हमारे आने से आधा घंटा पहले ही वो जा चुकी थी। कहाँ PCO का मालिक कतई लाइम है। ओह, नबीला को तासुफ हुआ। तुमसे या अम्मा से इसने जिक्र किया कि वो कहाँ है, किन लोगों में है? बातों बातों में ही कोई इशारा मिला हो। मेरी आपके सामने ही जो सलाम दुआ हुई थी वही हुई। अम्मा से ही ज़्यादा बातचीत हुई है, मगर इसने ऐसी कोई बात नहीं बताई। अम्मा के पूछने पर पेटी टाल दिया। वो अच्छे लोग हैं, इज्जत करते हैं इसकी। वो नबील से बात ख़त्म करके अम्मा को सारी सूरत हाल बताकर फिर से घर के कामों में उलझ गई थी, जबकि अम्मा खामोशी से आंसू बहाते जेरे लब न जाने क्या क्या विर्द कर रही थी। अपने घर वालों से बात करने के बाद वो दोबारा गाड़ी में आ बैठी थी। जरीश के सामने ही सारी बात हुई थी। नवेरा गुमसुम थी। जरीश ने भी कसरतन खामोशी इख्तियार कर ली थी। इसे छेड़ना मुनासिब ना समझा था। अमजद ने पहले जरीश को यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया था, फिर नवेरा को वापस घर ले जाना था। अमजद को जरीश ने सारी सूरत हाल बताकर अच्छी तरह समझा दिया था कि ये मामला इनके दरमियान रहेगा, सामान को इल्म ना हो। गाड़ी यूनिवर्सिटी से वापस निकालते वक्त अमजद की ज़रा सी गलती से गाड़ी मुखालिफ सिम से आती गाड़ी से टकराते टकराते बची थी। ज़रा संभल कर एहतियात से नवीरा ने एकदम दहल कर अमजद को सरजंश किया था। अगर वो बर वक्त ब्रेक ना लगाता तो तसादम यकीनी था। बस बीबी जी, गलती होगी, अब ख्याल रखना। नवेरा ने सर हिलाकर अब सामने की तरफ देखा तो लगा दिल हलक उछल कर हलक में आ गया। नमाज फारूक दूसरी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर था। इसने ना होने वाले तसादुम पर भी गाड़ी एकदम रुकी थी। अमजद, जल्दी से गाड़ी निकालो, यहाँ से जल्दी करो। अचानक घबरा कर वो चीखी थी। नवाज ने इसे नहीं देखा था, मगर वो जल्दी से सर नीचे करके अपना वजूद छुपा गई थी। सॉरी साहब जी, गलती हो गई, अमजद कह रहा था। वो जरीश के कहने पर इसका स्कार्फ और चादर लिए हुए थी, मगर नवाज यहाँ क्या कर रहा था? नवेरा का दिल लरस गया था। अमजद ने इसके कहने पर गाड़ी फौरन वहाँ से निकाली थी। कुछ दूर आकर नवेरा की सांस बहाल हुई। जहाँ तक इसका इल्म था कि कराची जाने से पहले नवाज इसी यूनिवर्सिटी में था, फिर जॉब छोड़कर कराची गया था। वापस आने पर भी इसने दोबारा ये जॉब ज्वाइन नहीं की थी, अपनी एकेडमी ही चला रहा था। अब एकदम से इसका यहाँ आना, एक ही शहर और ज़रा से फासले पर रहते हुए न जाने कितनी बार इन लोगों से सामना होना था, वो फिक्रमंद सी हो गई थी। यूनिवर्सिटी में अपने नए प्रोफेसर के रूप में नवाज फारूक को देखकर जहाँ जरीश समान अहमद हैरान रह गई थी, वहीं जरीश को पहली नशिस्त पर विराजमान देखकर नवाज भी चौंका था। दोनों के लिए ये बात हैरत अंगेज थी, मगर दोनों ही अपनी अपनी हैरत छुपा गए थे। जहां नवाज फारूक ने एक दो पल की हैरानगी के बाद नॉर्मल होकर अपने तारुफ के बाद क्लास का तारुफ लेना शुरू कर दिया था, वहीं जरीश भी नॉर्मल से अंदाज में बाकी क्लासेस की तरह अपना तारुफ करवा रही थी। जरीश ने अव्वल रोज से ही सारी क्लास के सामने एक ज़हीन और खूबसूरत स्टूडेंट के तौर पर धाक बिठा ली थी। वो अभी तक मुकम्मल तौर पर रेगुलर थी, और सिर्फ रेगुलर ही नहीं, सिर्फ
हाजिर जवाब और ज़हीन भी थी। नवाज ने भी पहले दिन के तारुफ से ये बात नोट कर ली थी। पीरियड ऑफ होने के बाद ज़रिश लाताल्लुक नहीं रह सकी थी। नवाज फारूक बाहर निकला तो वो भी पीछे चली आई। सर कैसे हैं आप? आपकी मिसेज और सिस्टर कैसी हैं? नवाज फारूक इसे देखकर मुस्कुराया था। मैं ठीक हूँ रुमैसा, अक्सर आपको याद करती है और मेरा भी ठीक है। सामान कैसे हैं? ठीक है वो भी। आपने यहाँ इतनी दूर एडमिशन क्यों लिया जबकि आप कराची में तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में, जबकि आपका रिजल्ट भी अच्छा खासा था? पोजीशन थी ना आपकी? सायरा ने बताया था। जी फर्स्ट पोजीशन थी मेरी, बस यहाँ एडमिशन लेना मेरी जिद थी, इसने मुस्कुरा कर कहा। तो नवाज फारूक ने बगौर देखा। वो जूं की तूं थी, जरा भी ना बदली थी। इसी तरह स्कार्फ सर पर लपेटे, कंधों पर दुपट्टा फैलाए बड़े बावकार अंदाज में खड़ी थी। जरिश को अब भी बगौर देखते नवेरा याद आई तो दिल में एक होक सी उठी थी। सामान और आपकी फैमिली ने कुछ नहीं कहा? मेरा ख्याल है आप रिजल्ट आने तक तो इस्लामाबाद में थी। जी समान अहमद के सपोर्ट से ही इधर हूँ। हॉस्टल में है? नहीं, अपना घर है इधर। नवाज को ताज्जुब हुआ। अकेली होती हैं? बज़ाहिर तो अकेली होती हूँ, मगर वॉचमैन की फैमिली और एक आया साथ होती है। अच्छी बात है। स्टूडेंट के रूम में आपको देखकर बहुत अच्छी हुई। हमारे शहर में है, मेहमान हैं आप हमारी, अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताइएगा। नमाज का अंदाज़ ऐसा था कि वो खिलखिला कर हंस दी थी। ऑफ कोर्स, इसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया था। एक दो मजीद बातों के बाद नवाज फारूक चेयरमैन ऑफिस की तरफ चल दिए। वो भी मुस्कुराती अपनी क्लास फेलोज की तरफ पलट गई थी। आने वाले 2 दिन में ताहिरा बेगम की तबीयत खराब ही रही थी। नफीसा आपा की फैमिली के अलावा शाइस्ता और इनके अपने बहन भाई की फैमिलियां आकर इयादत कर गई थी। कैसरा आपा ने आने की जहमत तो क्या एक फ़ोन तक करना गवारा नहीं किया था और ताहिरा बेगम मुकम्मल तौर पर ढह गई थी। इन 2-3 दिनों में इनकी औलाद हकीकी तौर पर इनकी गमगुसार साबित हुई थी। इस्लामाबाद से उस्मान अहमद भी ताहिरा की तबीयत की खराबी का सुनकर जुबारिया और हमजा को लेकर अगले दिन ही चला आया था। अभी वो यही था। ताहिरा बेगम का बीपी और बुखार नॉर्मल नहीं हो रहा था। जुबारिया और फराह हर वक्त इनके सरहाने बैठी रहती थी। ऐसे आलम में जब इनकी सारी खताओं और गलतियों को माफ़ किए सब इर्द गिर्द थे। सईद अहमद के लाताल की जूं की तूं थी। ताहम इन्होंने इनसे बराह रास्त कोई बात नहीं की थी, ना ही इनका बड़े जख्म से जाने और यूं बीमार हालत में वापस आने पर जताया था। इनके बच्चे इनके मामले में इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो सब सईद अहमद के रवैये को बदलने से कासिर थे। वो माँ को वापस हर हालत में कबूल कर सकते थे, मगर सईद अहमद क्या करते हैं वो लोग बेयकीन थे। जुबारिया ताहिरा बेगम को दवा खिलाकर इनका बीपी चेक करके इन्हें पुरसुकून रहने और कुछ ना सोचने की ताकीद करते कमरे से बाहर आई तो लाउंज में सईद अहमद को तनहा बैठे देखकर रुक गई थी। रात के 11 बज रहे थे। वो बजाय टीवी देख रहे थे, मगर जहन कहीं और था। जुबारिया परसों यहाँ आई थी, तब से वो मुसलसल ताहिरा बेगम के पास थी। मेहमानों की वजह से जुबारिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर वो नोट कर रही थी। सईद अहमद का रवैया ताहिरा बेगम के साथ अभी भी पहले की तरह बरकरार था। बेशक उस्मान अहमद ने अपने माँ बाप की जिंदगी को कभी डिस्कस नहीं किया था, चेता चेता बातें बताई थी, मगर वो गुज़श्ता चंद सालों से इस खानदान का हिस्सा थी। खानदान के बहुत से लोगों से बहुत सी बातों का इल्म हो चुका था, और फिर सामान और जरिश के रिश्ते से लेकर शादी तक जो भी हालात रहे थे वो सब सामने थे। सईद अहमद और ताहिरा बेगम के दरमियान असल वजह तनाज़ा क्या थी? वो लाइल्म तो ना थी। अब जबकि फरा और साथ के रिश्ते को इशू बनाकर ताहिरा बेगम का छोड़ कर जाना और अब इनकी इस हालत में वापस आना, अपनी सब गलतियों और खताओं को कबूल कर रही थी, तो सबने खुले दिल का मुजाहरा करते इनकी खताओं को भी भुला दिया था। मगर ताहिरा बेगम अब भी डिप्रेशन में थी। इनका बीपी हुनूज इसी लेवल पर था और कंडीशन किसी तौर भी संभल नहीं पा रही थी, बमुश्किल कबूल कर पा रही थी। वहाँ इनके बीपी शूट कर जाने और हुनूस तबीयत की यह खराबी सईद अहमद के रवैये की वजह से भी थी। जुबारिया ने सोचा एक दफ़ा इनसे बात कर लेने में क्या हर्ज है। इनकी औलाद इस मामले में बोलना नहीं चाह रही तो क्या हुआ, वो भी वक्त गुजारने का इंतज़ार करती रही। आप सोए नहीं? जुबारिया ताहिरा बेगम के पास ही मुसलसल थी। रात के किसी भी पहर इनके बीपी शूट कर जाता था, वो कोई ना कोई इनके पास होता था। ऐसे में सईद अहमद साथ वाले रूम में थे। सईद अहमद जुबारिया को देखकर शफकत से मुस्कुराए। ये टॉक शो देख रहा हूँ, काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। जुबारिया इनके साथ ही टिक गई थी। इन्होंने आवाज़ धीमी कर दी। बाकी सब सो गए? जी, फरा को भी अपने कमरे में भेजा है मैंने। मामा को अभी अभी दवाई देकर बीपी चेक करके आई हूँ। जुबारिया ने कसदन ताहिरा बेगम का जिक्र किया था। सईद अहमद खामोश हो गए। पापा एक बात कहूँ, अगर बुरा ना माने तो?
کچھ دیر سوچتے ہوئے زباریہ نے آخر ہمت کر ہی لی تھی۔ ہاں بیٹا کہو، کیا بات ہے؟ زباریہ کے یوں ہچکچانے پر وہ متوجہ ہوا تھا۔ پاپا کیا ایسا نہیں ہو سکتا جہاں باقی سب نے ماما کو معاف کر دیا وہاں آپ بھی کھلے دل سے انہیں معاف کر دیں؟ یہ ٹھیک ہے، میں ذاتیات میں دخل اندازی کر رہی ہوں، مگر یہی سب کے حق میں بہتر ہے، خصوصاً آج کل جو حالات ہیں ان میں یہ فیصلہ بہت اہم ہے۔ زندگی میں انسانوں سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات دانستہ یا نادانستہ۔ ماما بہت سی غلطیاں کر چکی ہیں۔ اجد کل آیا تھا، اس کی زبانی جو حالات سننے کو ملے ہیں، ایسے عالم میں ماما ڈپریشن کا شکار ہو کر کسی شدید بیماری میں بھی جا سکتی ہیں۔ وہ اگر غلط تھی تو کچھ لوگوں نے انہیں استعمال بھی تو کیا تھا، اور برا نہ مانیے گا، بعض جگہوں پر آپ بھی غلط تھے اور مسلسل غلطی پر ہی تھے۔ زباریہ نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا تھا۔ سعید احمد لب بھینچ گئے تھے۔ میں آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہی، مگر یہ بھی سچ ہے اگر بہت شروع میں ہی آپ کیسرا آنٹی سے ماما کے تعلقات ختم کروا دیتے، اگرچہ یہ ناممکن تھا مگر حد تک کوشش تو کر سکتے تھے نا۔ جس طرح ماما چاہتی تھی ان کو اسی طرح ہینڈل کر لیتے تو شاید آج وہ ساری خرابیاں ہی نہ پیدا ہوئی ہوتی، شاید اتنی جلدی الجھنے نہ ہوتی۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کے لیے سمجھوتا کیا تھا تو ان کی اصلاح کی بھی کوشش کی ہوتی۔ ہاں میری بہت سی غلطیاں ہیں بیٹا، مگر میں نے کوشش بھی کی۔ جس بات کو آپ بہت آسان کہہ رہی ہیں، کیسرا سے تعلقات طاہرہ کے ختم کروا دیتا، تو ایسا بھی کر کے دیکھا تھا۔ نہ طاہرہ نے میری بات مانی نہ ہی کیسرا نے، ایسا کوئی ہر بات سود مند نہ ثابت ہونے دیا۔ ٹھیک ہے غلطیاں میری بھی ہیں، مگر جب کوئی ٹھوکر کھائے بغیر سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے تو اسے کیسے سمجھایا جا سکے؟ گھوڑے کو پانی کے پاس لے جایا جا سکتا ہے، مگر پانی کی طلب اس کے اندر سے پیدا ہوگی جو اسے پانی پینے پر مجبور کرے گی۔ اس کو زبردستی پانی نہیں پلایا جا سکتا، اسی طرح زبردستی کسی کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔ درستگی کا عمل انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے، اگر وہ خود ہی درست نہ ہونا چاہے تو کوئی دوسرا لاکھ کوشش کر لے، سب بیکار ہے بیٹا جی۔ ٹھیک ہے ماضی میں جو بھی ہو چکا ہے، پر اب بحث بیکار ہے۔ جو ہو رہا ہے اس کو ہم اپنے عمل سے سنوار سکتے ہیں۔ ماما پشیمان ہے، شاید آپ کی طرف سے پیش قدمی کی منتظر ہے۔ آپ کی اولاد انہیں معاف کر چکی ہے، ان کے رشتہ دار ان کی واپسی پر ان کے پاس چلے آئے ہیں، اب صرف آپ ہیں۔ یقین کریں ان کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، وہ اپنی غلطیوں اور پشیمانیوں کے سبب جس احساس گناہ میں جکڑی جا چکی ہیں، اس سے صرف آپ ہی نہیں انہیں نجات دلا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے ایک مشکل مرحلہ ہو، مگر وقت حالات کا یہی تقاضا ہے کہ ان کے ذہن و بوجھ کو کم کرنے کے لیے آپ کو خود ان کی طرف پیش قدمی کرنا ہوگی۔ وہ اس مقام پر ہیں کہ آپ سے اپنی گزشتہ تمام غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگ لیں، مگر وہ اس مقام پر نہیں کہ آپ ان کی ریجیکٹ کر دیں تو ان کا دل و دماغ اس بوجھ کو برداشت کر بھی لے۔ زباریہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فرح اور سعد سے ہٹ کر زریش اور سامان احمد کے معاملے کو سلجھانا ہے تو آپ کو خود سے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ وہ پشیمانی کے احساس گناہ میں جکڑے وہ ذہنی کنڈیشن کے شکست کا تنہا سامنا نہیں کر پائیں گی۔ انہیں رونے کے لیے ایک کندھا چاہیے، ایک ہمدرد کی صورت میں جس کے سامنے وہ اعتراف گناہ کر سکے۔ زباریہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سعید احمد سوچ کے بھنور میں کتنی دیر تک جکڑ گئے۔ انہوں نے اپنے دل کی تمام گہرائیوں اور جذبوں سمیت طاہرہ بیگم کو چاہا تھا، مگر وقت و حالات نے ان کے دل کی زمین کو بالکل بنجر کر دیا تھا۔ میری محبت و چاہت کی فصل تباہ کر ڈالی تھی اور اب وہ خاموشی سے اٹھے تھے۔ اپنے کمرے کی طرف آتے ہوئے بھی وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو پہلی نگاہ بستر پر دراز وجود پر پڑی تھی۔ اس وجود نے کبھی ان کے دل کو بڑے خوبصورت انداز میں دھڑکانا سکھایا تھا اور انہوں نے بڑی وفاداری سے اپنے سب جذبے اس وجود کو سونپے تھے، مگر کیا ہوا؟ طاہرہ بیگم دوا لینے کے باوجود جاگ رہی تھی۔ سارا دن بستر پر پڑے تو اب نیند بھی رات کو نہیں آ رہی تھی۔ 2 دن تو زباریہ نے ان کو نیند کی گولی دی تھی، مگر آج منع کر دیا تھا کہ اس طرح تو وہ عادی ہو جائیں گی۔ وہ قدرتی نیند لیں تو ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ سعید احمد کو کمرے میں آتے دیکھ کر وہ بستر پر اٹھ بیٹھی تھی۔ سعید احمد طاہرہ بیگم کو بستر پر بیٹھتے دیکھ کر رک گئے تھے، تاہم ایک نظر بغور دیکھا۔ وقت حالات نے بہت کچھ بدل دیا تھا اور ان چند دنوں نے ان کی صحت پر بھی اچھا خاصا اثر ڈالا تھا۔ خاصی کمزور ہو گئی تھی وہ۔ سعید احمد کو دیکھ کر سر جھکا گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ خدا کر کے کفر ٹوٹا تھا اور طاہرہ بیگم نے بے پناہ حیرت زدہ آنکھوں سے اپنے مجازی خدا کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہوں؟ طاہرہ بیگم کے لہجے میں صدیوں کی مسافت در آئی تھی۔ وہ خود بھی تو ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ سعید احمد کو سامنے دیکھ کر جی چاہا کہ دھاڑی مار مار کر روئیں، اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کریں، سب غلطیوں کو قبول کریں، اس عظیم انسان سے معافی مانگیں جو سب کچھ بھلا کر ان کا دل
हाल पूछ रहा था। इनके आंसू मुतवातर इनके रुखसारों पर बहते चले गए थे। सईद अहमद ने एक गहरी सांस फजा में खारिज की थी और ताहिरा बेगम की हालत पर दिली रंज पहुंचा था। ये वापसी का सफर था। मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा से गलत थी और गलती पर जमी रही, मगर खुदा गवाह है, आपके घर में आकर सिर्फ आपको दिल में जगह दी थी, सिर्फ आपकी ही वफादार रही। रोते हुए ये वो इकरार हुआ था जो इन्होंने बरसों के साथ में भी ना किया था, और सईद अहमद के दिल में कोई जैसे बारिश सिल गिरा गया था। वो गुमसुम से बिस्तर पर टिक गए थे, जैसे कदमों ने इनके बोझ को सहारने से इनकार कर दिया हो। वो रोते हुए अपने गुज़श्ता सालों का अहवाल सुना रही थी। सईद अहमद इस कंडीशन में थे कि जैसे वक्त थम गया हो, खुद में इतनी हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे हाथ बढ़ाकर इस रोती बिलखती शरीक हयात के आंसू समेट लें कि जिसने सिवाय दुख के इन्हें और कुछ ना दिया था। मगर वो तो शजुपन में पड़ गए थे। ये झुकी झुकी आंखें, ये रुका रुका लहजा, टूटता हुआ फिक्रा, गर्द में उठी पलकें, धूप से तपा चेहरा, सर झुकाए आया है एक उम्र का भूला है। दिल हजार कहता है हाथ थाम लूं इसका, चूम लूं ये पेशानी, लौटने ना दूं तन्हा। कोई दिल से कहता है सारे लफ्ज झूठे हैं, एतबार मत करना, एतबार मत करना। और सईद अहमद ने बहुत आहिस्तगी से इनका हाथ थामा। एतबार तो करना ही था, मगर अंदाज दिलासा देने वाला था, और ताहिरा बेगम को लगा कि वो सारी जिंदगी की खुशियां हार कर ये बाजी जीत गई हैं। मसब को बुखार था। पिछले 2 दिन से जरीश ने अमजद को भेजकर डॉक्टर को बुलवा लिया था। वो चेकअप करके दवा दे गया था, मगर मजीद 2 दिन भी गुजर गए तो इसका बुखार नहीं उतर रहा था। नवीरा तो एक तरफ, जरीश भी परेशान हो गई थी। एतवार यूनिवर्सिटी से ऑफ था। दोनों का इरादा मसब को हॉस्पिटल लेकर जाने का था। मुसलसल इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। डॉक्टर का भी मशवरा था कि इसे अस्पताल ले जाएं। नवीरा के लिए ये बात किसी अफ्ताब से कम नहीं थी। जरीश अमजद के साथ ही इसे लेकर डॉक्टर के अस्पताल आ गई थी। नवीरा तो गुमसुम सी थी। वो खुद ही डॉक्टर से मिलती रही थी। डॉक्टर ने मसब को अस्पताल में दाखिल कर लिया था और इसे रात तक अस्पताल में ही रहने को कहा था। अगर इस दौरान तबीयत संभल गई तो फिर घर जा सकते हैं, वरना फिर कल तक रुकना पड़ेगा। रात तक भी इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो वो दोनों परेशान होगी। जरीश ने घर से वॉचमैन की बीवी को भी बुलवा लिया था। चाइल्ड वार्ड में वो दोनों अकेली नहीं रह सकती थी। बेशक अमजद साथ था, इनको सामान की तरफ से भी धक्का लगा हुआ था। वो कल दोपहर से अस्पताल में थी। बेशक मोबाइल इनके पास था। अगर इस रोज सामान अचानक बगैर बताए घर आ गया था तो हकीकतन वो खुद ही जानती थी। सामान के नज़दीक नवेरा सिर्फ एक आया थी। इसे सामान की खौफ की कभी डर था। बेशक इसने सामान को कायल कर लिया था, मगर जाते जाते भी वो कह कर गया था इसे इस तरह आइंदा किसी पर रहम खाने से परहेज करे। मुलाजमत की आड़ में लोग कुछ भी कर जाते हैं। खुदा खुदा करके रात गुजरी तो जरीश ने शुक्र का सांस लिया। वो दोनों सारी रात नहीं सोई थी। जरीश का थकन से बुरा हाल हो रहा था, मगर नवेरा को इस हालत में अकेले छोड़कर जाने और फिर यूनिवर्सिटी जाने को भी दिल नहीं कर रहा था। नवेरा जरीश को अपने साथ इस तरह ख्वार होते देखकर परेशान सी हो गई थी। इसके दिल में जरीश की कदरों मंजिलत एकदम बढ़ गई थी। महज सनाशाई का ही तो रिश्ता था, मगर वो अपनों से बढ़कर साबित हुई थी। तुम घर चली जाओ, मेरी फिक्र ना करो, मुलाजमा इधर ही है, अमजद के साथ चली जाओ। फिर तुमने यूनिवर्सिटी भी जाना है। 12 बजे तक डॉक्टर विजिट करने आएंगे तो बात करूंगी कि डिस्चार्ज कर दें। इस वक्त ये खासा बेहतर है, मगर आप अकेली रह जाएंगी। कोई बात नहीं, मुलाजमा तो है ना। तुम अमजद को खाना देकर भेज देना, फ़ोन पर रब्ता रखना। दे तो डॉक्टर डिस्चार्ज करते तो कॉल कर लीजिएगा। मैं यूनिवर्सिटी से सीधी इधर ही आ जाऊंगी। दुआ वगैरह की फिक्र ना करें। अमजद को मैंने रकम दे दी है, वो खुद ही सब देख लेगा। नवीरा ने इस छोटी सी पुरएतमाद लड़की को देखा। रकम मेरे पास थी जरीश, कोई बात नहीं, आप और मैं अलग नहीं हैं। बड़ी बहन कहा है जब आपको, तो फिर हर तरह का हक रखती हैं आप मुझ पर। बेगानों वाली बातें ना किया करें। इस रकम को संभाल करके कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है। इस वक्त आप दोनों मुकम्मल तौर पर मेरी जिम्मेदारी है। नवेरा ने एक गहरा सांस लिया था। ओके, मैं चलती हूँ अमजद के साथ। सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए खाना दे जाऊँगी। परेशान नहीं हो। वो इनके गले लगकर और कॉर्ड में लेटे मसब की गाल पर बोसा देकर वहां से चली गई थी। 12 बजे डॉक्टर विजिट पर आया तो इसने मसब को चेक करके दवा लिख दी थी। मसब पहले से बहुत बेहतर था, अब तो खिलखिला भी रहा था, वरना कल तो बिल्कुल मुरझा सा गया था। जरीश यूनिवर्सिटी जाने से पहले खुद अमजद के हमरा आकर खाना दे गई थी। डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज करते करते भी 2 बजा दिए थे। नवेरा ने मसब को, जब नवेरा इसकी बुक्स थामे इसके साथ आई थी, कल की निस्बत वो बहुत पुरसुकून थी, वरना मसब के बुखार ने दहला कर रख दिया था। मुलाजमा और जरीश के गाड़ी में बैठते नवेरा भी बैठने लगी तो अचानक याद आया कि वो मसब की दवाइयों वाला शापर जो अमजद ने अभी खरीद कर लाया था, इसे थमाया था, वो वहीं काट के करीब भूल कर आ गई है।
ओह, इसने सर पर हाथ मारा। क्या हुआ? अमजद ने जो दवाइयाँ ला कर दी थी वो मैं इधर ही छोड़ आई हूँ। तो तुम लोग ठहरो, मैं शॉप पर लेकर आती हूँ। इससे पहले कि जरीशी से रोकती वो मुलाजमा को भेजती, वो खुद ही तेजी से अंदर की तरफ चली। वो शॉपर लेकर तेज कदमों से वापस पलटी। सीढ़ियाँ उतरते वो किसी से टकराते टकराते बची। वो दवाइयों वाला शॉपर इसके हाथ से गिर गया। उफ, अंधे हो क्या? कोफत का शिकार होते इसकी नजर जैसे ही सामने वाले पर पड़ी, इसका सांस हलक में अटक गया था। शारिक जमान और नवाज फारूक को देखकर वो सरहद से पीछे हटी थी। इसने चेहरा बेशक चादर में लपेटा हुआ था, मगर इन दोनों ने एक पल में इसे पहचान लिया था। नवेरा और नवेरा इनकी तरफ देख के बगैर दोनों को धकेलते बिजली की रफ्तार से भागी थी। दोनों चंद पल कुछ समझ ना पाए थे। शारिक, पकड़ो नवेरा को। जब तक नवाज संभला था, नवेरा काफी दूर जा चुकी थी। नवाज फारूक की आवाज और कदमों की धमक इसे अपने पीछे सुनाई दी थी। गाड़ी चलाओ, जल्दी करो। अमजद इसे भाग कर आते देखकर इसके पीछे भागते मर्दों को देख तो पहले ही अंदाजा लगा चुका था। फौरन गाड़ी तेजी से वहां से निकाल ली थी, जबकि जरीश हैरानी से नवेरा की आवाज भागती की देख रही थी। जब तक वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर इनका पीछा करते गाड़ी रोड क्रॉस कर गई थी। ये आज फिर इसी लड़की के साथ थी। आई डैम इट। शारिक जमान का बुरा हाल था। इसने स्टीयरिंग पर हाथ मारा था। गाड़ी में नवेरा के अलावा और भी अफराद थे ना। नवाज फारूक नवाज इसका चेहरा तो ठीक से नहीं देख पाया था, मगर अंदाजा लगाया था। हाँ, शायद 3 से 4। शारिक जमान का बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर दे। 2 दिन पहले नबीला भाभी ने फोन करके बताया था कि नवेरा की कॉल आई थी। वो इसी शहर इसी इलाके में थी, मगर कहाँ? ऐसे कौन लोग हैं जिनको नवेरा जानती है? और हम लाइन में हर जगह तो देख चुके हैं। वो तनहा नहीं, पूरी फैमिली के साथ थी। ये नवाज का अंदाज था। वो आज खालदा बेगम की अयादत को आए थे। नवेरा की मुसलसल गैर हाजिरी ने इनकी तबीयत पर बहुत बुरा असर डाला था। नबील इन्हें कल ही इधर ले आया था। वो ऊपर वाले पोर्शन में एडमिट थी। वो इधर क्या करने आई थी? शारिक जमान की बेबसी अब टेंशन में बदलने लगी थी। कहीं इसे खालदा बेगम की बीमारी का इल्म तो नहीं हो गया? नवाज का अंदाज पुरसोच था। हो सकता है, मगर इसके हाथ से कुछ चीजें सीढ़ियों पर गिरी थी। हाँ, गाड़ी वापस करो। अब सड़कों पर वो मिलने से रही। देखते हैं क्या गिरा है। अगर अब वहीं पड़ा हुआ तो। शारिक जमान ने गाड़ी वापस मोड़ ली थी। सीढ़ियों पर आकर देखा तो वो दवाइयों वाला शॉपर था। ये तो दवाइयाँ हैं। कहीं मसहब भी तो साथ नहीं था इसके। नवाज के अंदाज पर शारिक ने बड़ी बेचारगी से इसे देखा था। हो सकता है ये किसी और का भी गिरा हो। नहीं, यह नवेरा के हाथ से ही गिरा था। अब दवाइयों पर तहकीक करने का क्या फायदा? चलो सच्ची जान का पता करते हैं। नवाज के कहने पर इसने शॉपर पर एक तरफ उछाल दिया था। अगर वो इस अस्पताल में खड़ी थी तो यकीनन किसी के साथ आई होगी, या खुद किसी सिलसिले में बीमार। कौन हो सकता है? थोड़ी देर चच्ची जान के पास वो रिसेप्शन पर आ गया था। आज और कल की डेट की मालूमात लेते हुए भी इसे कोई खतरख्वाह नतीजा नहीं निकला। नवेरा के नाम से या मसहब के नाम से कोई नहीं था एडमिट था। अलबत्ता मिसेस जरीश समान अहमद का नाम कल की डेट में एडमिट होते वालों की लिस्ट में ज़रूर था, और सुबह से अब तक सिर्फ एक ही मरीज डिस्चार्ज हुआ था और वो यही नाम था। एड्रेस वगैरह नहीं था और ना ही कोई राब्ता नंबर था। हल्की हल्की बीमारी थी शायद, जो एक दिन में ही फारिग हो गए थे वो लोग। मजीद मालूमात इसे ना मिल सकी थी, सिवाय इसके अस्पताल की फीस एडवांस में अदा की गई थी। ये दूसरा मौका था जो नवेरा इसकी दस्तरस से निकल कर चली गई थी। नवेरा घर आकर बहुत परेशान थी। हैरान तो मुलाजमा भी रह गई थी, मगर इस सूरत हाल का अंदाजा नहीं था। जबकि जरीश चंद पल में ही समझ गई थी ये लोग कौन थे। अमजद ने कुछ पूछा नहीं था। वो मुलाजिम था। जब मालिक को ही परवाह नहीं थी तो वो क्यों पूछता? दवा वहीं गिर गई थी। अमजद ने नहीं ला कर दी थी। जरीश इसे मुसलसल तसल्लियां देती रही, मगर न जाने क्यों नवेरा को लग रहा था इस शहर में और इस इलाके में रहते हुए वो इन लोगों की पहुंच में कभी भी जा सकती थी। इस आज के वाक़ये ने इसे सख्त परेशान कर दिया था। इस जेल में सिर्फ एक ही हाल था, वो इस शहर से कहीं दूर चली जाए। मगर कहाँ? जरीश इतनी अच्छी थी, मगर सारी दुनिया अच्छी नहीं होगी। मसले तो इसी तरह दरपेश होंगे। वो छुप कर कहीं बैठ नहीं सकती थी और घर से बाहर निकलना भी महाल था। क्या सोच रही हैं? वो अपनी सोचों में मसहब को गोद में गुमसुम लिए बैठी थी। जरीश रात की इस पहर चाय का मग लिए इधर आई थी। वो नवेरा के साथ इसके रूम में सोती थी। अपने घर और बात थी, मगर इस शहर में इतने बड़े घर में मुलाजमों के आसरे अकेले कमरे में सोना बड़ा खौफ आता था। चाय का कप इसे थमाकर खुद भी वो साथ बैठ गई थी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं यहाँ से चली जाऊँ किसी और शहर। क्या? जरीश की आवाज़ चीख से मुशाबत थी। नवेरा खौफ सी होगी। आप मुझे छोड़कर कहीं और जाने का कह रही हैं? क्यों? वो एकदम नाराज़गी से पूछ रही थी। देखो, इसके बिना कोई और चारा नहीं है। देखो, इसके बिना कोई और चारा नहीं है।
میں ایک بچے کی ماں ہوں، 100 مسائل ہیں میرے ساتھ، میں گھر کی چار دیواری میں مقید ہو کر نہیں بیٹھ سکتی۔ دیکھو اس کے بنا کوئی اور چارہ نہیں ہے، میں ایک بچے کی ماں ہوں، 100 مسائل ہیں میرے ساتھ، میں گھر کی چار دیواری میں مقید ہو کر نہیں بیٹھ سکتی، باہر اکثر نکلنا پڑے گا، اپنے لیے نہ صحیح اپنے بچے کے لیے ہی صحیح۔ ایک ہی علاقے اور ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ان لوگوں سے نجات کیسے کہ نہ جانے کتنی بار سامنا ہو اور ہر بار خوش قسمتی سے میں بچ نہیں پاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ اب زندگی میں ایسا کوئی اور لمحہ آئے میں یہ شہر ہی چھوڑ دوں گی تو کدھر جائیں گی نویرا بھی؟ یہ دنیا بڑی صفاق ہے، ایک تنہا عورت اس معاشرے میں نہیں رہ سکتی، مجھے ہی لے لیں، میرے ساتھ سامان کی مسلسل سپورٹ ہے، یہ گھر ملازم ہر جگہ ہر چیز، مگر پھر بھی میں تنہا ہوں، یہاں آ کر پڑھنا میری ضد تھی، آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، کیسے رہ پائیں گی؟ وہ نویرا کے اس خیال پر پریشان ہو گئی تھی، کہیں بھی کسی بھی ہاسٹل میں کسی بھی وومن رہائشی ادارے میں مجھے بھی جگہ مل ہی جائے گی۔ زرش بس خاموشی سے اسے دیکھے۔ آپ کو ایک بات کہوں؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اچانک زرش نے کہا تو آرام سے بستر پر مذہب کو لٹا کر خود بھی ساتھ لیٹتے اس نے زرش کو دیکھا تھا۔ اس ویکینڈ پر سامان نہیں آئے، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے وہ آئیں، تو ظاہر ہے میں گھر جاؤں گی، میرے ساتھ آپ بھی کراچی چلیے گا، میرے ماما باپ بہت اچھی ہیں، یقین کریں ہمارے گھر میں آپ کی بالکل ایک بیٹی والا ماحول ملے گا، میرے پاپا بھی بہت اچھے ہیں، میری شادی کے بعد ماما پاپا تنہا ہو گئے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ رہیں گی تو ان لوگوں کو بھی کمپنی مل جائے گی، کیا خیال ہے میری آفر کے بارے میں؟ آخر میں اس نے مسکرا کر حیران تو نویرا کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے ماما پاپا کوئی اعتراض تو نہیں کریں گے؟ مجھے قبول کر لیں گے نا؟ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ زرش ہنس دی۔ میں چھوٹے موٹے لوگوں کو نہ منہ لگاتی ہوں اور نہ ہی اس پر اعتبار کرتی ہوں، جو میرے دل کو چھو جائیں وہی لوگ میری زندگی میں شامل ہوتے ہیں، اور ماما پاپا میری اس عادت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، انہیں یہی بتائیں گے جو سامان کو کہہ چکی ہوں، بس ماما کو کہہ دوں گی آپ لوگ تنہا تھے اسی لیے آپ کے پاس آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس نے بیٹھے بیٹھے پلان بنا لیا اور سامان انہوں نے اعتراف کیا، ان کو میں ہینڈل کر لوں گی۔ اس نے پل میں سارا معاملہ سیٹ کر کے دکھا دیا تھا، آپ بے فکر ہو کر وہاں جانے کی تیاری کریں۔ تھینک یو سو مچ زرش، موسٹ ویلکم۔ اس نے شوق سے انداز میں کالر کھڑے کیے تھے اور نویرا ہنستی چلی گئی۔ وہ کچن کا کام مکمل کر کے سب دروازے چیک کرتے ہی جیسے ہی رضا کے کمرے کے پاس پہنچی تھی، اندر سے دھیمے سروں میں آتی اس آواز نے اسے ٹھڑک جانے پر مجبور کر دیا۔ رضا کے گزشتہ رویوں کے باعث اس نے اس کے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا۔ جب سے نویرا گھر چھوڑ کر گئی تھی، رضا اکثر بدلا ہوا تھا، ہر وقت گمسم، چپ چاپ، ضرورت پر بھی وہ ہنسا بولا کرتا تھا۔ اسے علم ہوا تھا کہ وہ نواز کی ہمراہ شارق کے گھر گیا تھا، شارق نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس نے شارق سے معافی مانگی تھی اور اس دن کے بعد وہ صرف کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ کالج سے گھر اور گھر سے کالج، وہ سنورا تھا یا بگڑا تھا رمشا اندازہ نہ کر سکی۔ اس نے ذرا سا دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کچھ کھل گیا تھا۔ رضا نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور وہ ذرا سا جھانک رہی تھی۔ رضا کو متوجہ دیکھ کر فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ سنو! اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر کے بھاگ جاتی، اس پکار نے اس کے پاؤں میں زنجیر ڈالی۔ وہ حیرت سے پلٹی تھی۔ ایک کپ چائے بنا دو گی؟ انداز پوچھنے والا تھا۔ رضا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بہت بڑی تبدیلی تھی اس میں، یعنی حکم دینے کے بجائے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ جس دن سے حمید چچا نے اسے ڈانٹا تھا، سب میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ گیا تھا، کھانا پینا سب کمرے میں تھا۔ رضا تو اس سے منگنی کے بعد سے رہنے والے رویے کی وجہ سے اس کے سامنے نہیں آتی تھی، آج بھی نہ جانے کیسے سب لاگز چیک کرتے کمرے میں جھانکنے کی غلطی کر بیٹھی۔ یہ تبدیلی کس نوعیت کی تھی وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک کپ چائے بنا کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ CD پلیئر آف کر کے آنکھیں موندے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے کنپٹیوں کو دونوں ہاتھوں سے مسل رہا تھا۔ چائے! آنکھیں کھول کر اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ ہلکے ٹی پنک سوٹ میں وہ اپنے خوبصورت سراپا سمیت نگاہوں کے سامنے تھی۔ بیٹھو! وہ چائے کا مگ دے کر جا رہی تھی۔ اتنی نرمی سے ہونے والی آفر پر وہ حیرت سے ساکت ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ! اسے حیرانی سے کھڑے دیکھ کر اس نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ رمشا کو تعجب ہوا۔ رات کے اس پہر وہ اسے اپنے کمرے میں بیٹھنے کی آفر کر رہا تھا۔ تمہیں میں کیسا لگتا ہوں؟ چائے پیتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے رمشا کو اور زیادہ تعجب کا شکار کر دیا۔ ویسے ہی جیسے تم ہو۔ وہ اپنے یوں روکے جانے اور سوال کیے جانے پر کچھ الجھی تھی۔ جواب بھی ویسا ہی تھا۔ اور نویرا کیسی لگتی ہے؟ ویسی ہی جیسی وہ ہیں۔ ان سوالوں سے کیا مطلب؟ اس نے اپنا وہی انداز اپنایا۔ رضا کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ کر غائب ہو گئی تھی۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ رمشا ان سوالوں پر الجھی تھی۔ نہیں، وہی صاف اکھڑا لہجہ تھا۔ رضا کھل کر مسکرایا تھا۔ یہی پوچھنا تھا۔ اس نے اپنے سابقہ کڑوے پن سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ چلتی ہوں میں۔ وہ اٹھنے لگی۔ بیٹھو ابھی، تم سے میں نے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ وہ حقیقتاً الجھ رہی تھی۔ فارغ نہیں ہوں میں، نیند آ رہی ہے، میں تو ادھر یوں ہی ڈور چیک کرنے آئی تھی۔ اکھڑے لہجے میں اس نے اپنی آمد کی وضاحت دی تھی۔ محبت نہیں تو نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ ان سوالوں کا مطلب
जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। अगर कभी CSS का इम्तिहान देने जाऊँ तो आसानी रहे। दिल जलाने की रजा ने कसर नहीं छोड़ी थी। तो फिर पहले मोहब्बत में PhD कर लो, जवाब खुद मिल जाएगा, बड़े कड़े हुए लहजे में कहा था। वो तो मैं नवेरा से इश्क कर चुका हूँ। मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारी, अपनी नहीं। रिमशा का जी चाहा कि कोई चीज़ उठाकर अपने सर पर दे मारे, या इतने दिनों के बाद इसका सामना करने की गलती ही क्यों की थी। नवेरा को इस मकाम पर पहुंचा कर भी सुकून नहीं तुम्हें? तुम जैसा बेज़मीर शख्स नहीं देखा मैंने। जिनसे मोहब्बत की जाती है इनको यूं बर्बाद और ख्वार नहीं किया जाता। अजीब इंसान हो तुम। वो सामने रखी कुर्सी पर तनफ्फुर से बैठती कह रही थी। रजा ने चाय का खाली कप इसकी तरफ बढ़ाया। रिमशा ने कप थामने को हाथ बढ़ाकर, मगर रजा ने कप थामने के बजाय इसका हाथ थामा। रिमशा को लगा इसे करंट से छूकर, तुम बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारे हाथ। दूसरे हाथ से कप जमीन पर रखते वो तारीफ कर रहा था। रिमशा ने अपना हाथ खींचना चाहा, मगर रजा ने गिरफ्त सख्त कर ली थी। क्या बदतमीजी है ये। इसे अफसोस हुआ वो रात के इस पैर इसके कमरे में क्यों है। अगर आ ही गई थी तो क्यों रुक गई थी, न जाने क्यों। क्या इरादे थे इस शख्स के। तुम्हारे हाथों की तारीफ की है, इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है। कितना मासूम अंदाज था। वो जलकर रह गई थी। न जाने आज इसको क्या हो गया था। सर में बहुत दर्द हो रहा है। दबा दोगी। हुनूज इसका हाथ पकड़े हुए वो कह रहा था। इसका अंदाज बड़ा अजीब सा था। इतनी देर इसके पास रहने का इस वक्त पहली बार एहसास हुआ था। हरगिज नहीं। इसने सख्ती से कहते हाथ छुड़वाना चाहा, मगर गिरफ्त बहुत मजबूत थी। रजा क्या मसला है, छोड़ो मेरा हाथ। अगर ना छोड़ो तो। इसका अंदाज हुनूज था। तो मैं शोर मचा दूंगी। पुप्पो और अंकल को इस कमरे में पहुंचने में एक पल भी नहीं लगेगा। इसने वो गुस्से से चीखी थी। वो हंस दिया। चलो फिर शोर मचाओ। गिरफ्त और मजबूत करते इसने बड़े रिलैक्स मूड में कहा तो वो रोहानसी हो गई थी। रजा बड़ी बेबसी से इसे पुकारा था। सर दबा दोगी या नहीं। मैं अब भी वही रिमशा हूँ जिससे तुम बुला के नफरत करते हो, बदल नहीं गई। अजीब से गुस्से से अपना हाथ खींचने की कोशिश करते हुए वो पूंगा रही थी। तो नवेरा बन जाओ, रिमशा को गोली मारो। बड़ी नरमी से इसका हाथ पर दूसरे हाथ को रखते हुए कह रहा था। तुम नवेरा बन जाओ, रिमशा को गोली मारो। बड़ी नरमी से इसके हाथ पर दूसरे हाथ को रखते हुए वो कह रहा था। रजा सर दबाओगे या नहीं। अजीब जिद्दी अंदाज था। नहीं, वो इससे भी ज्यादा जिद्दी थी। तो फिर ठीक है, सारी रात इधर ही रहो। क्या धमकी थी। वो शद्दत रह गई। रिमशा ने बुना कर इसे देखा था और फिर आओ देखा ना था इसके हाथ पर अपने दांत काट दिया। रजा ने एकदम गिरफ्त छोड़ी तो मुसरत से उठकर दरवाजे तक पहुंची। पूरी जंगली हो तुम। अपने हाथ पर उभरने वाले खून की बूंद देखते हुए बड़े गुस्से से इसे देखा था। वो मुतमईन हो गई थी। अगर आइंदा ऐसी बदतमीजी की तो तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। रिमशा जावेद को इतना कमजोर नहीं समझो। मैं तुम्हारी कोई ज़ेर खरीद गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे मूड के ताबे बन जाओ। मेरे सामने आइंदा ऐसी घटिया और ऊट पटांग हरकत करने की कोशिश की तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो तनफ्फुर से गोया हुई थी। रजा ने बड़े रिलैक्स अंदाज में इसे कहा था। मैं सोच रहा हूँ कि तुम शायद बदल गई हो। सोचा तजर्बा करके देख लो। मगर कहते हैं ना, कुत्ते की दुम 100 साल भी नली में रहे तो बाएं निकले तो टेढ़ी ही होती है। ऐसा तहसीह आमेज अंदाज था कि सर से पांव तक सुलग उठी थी। शटअप। वो एकदम आउट हुई थी। इतनी परफेक्ट मिसाल तुम जैसों के मुंह से ही सजती है, वो भी अपने लिए। बहुत ज़बरदस्त खुशनासी है तुम्हारी जो नवेरा जैसी आला सोच की मालिक लड़की को बर्बाद कर गई। वो किसी कुत्ते की दुम से कम तो नहीं। अब सुलगने की बारी रजा की थी। शटअप। इतनी तकलीफ क्यों है। हकीकत का सामना करो रजा हमीद। कब तक फरार चाहोगे। तुमने मेरी बातों या मेरी नफरत में नवेरा को बर्बाद नहीं किया था, बल्कि ये तुम्हारे अंदर का वो घटिया शख्स था जिसने मौका तलाश किया था और इससे फायदा भी उठाया। मगर अफसोस नवेरा ने तुम्हारे मुंह पर थूक दिया। इसकी जिंदगी बर्बाद करके भी तुम्हें क्या हासिल हुआ। इतने घटिया और घिनौने किरदार के मालिक हो तुम कि तुमसे मोहब्बत तो क्या एक तरफ नफरत करने के भी काबिल नहीं समझती मैं तुम्हें। वो शिद्दत से खड़ा रह गया था। कितने सख्त अल्फाज थे, कितने साफ और वाज़ेह अल्फाज में इसकी ज़ात को रेत गई थी। मैं तो सिर्फ धमकियां देती थी। तुमने मियाँ बीवी के दरमियान शक का बीज बोया। नवेरा को इस मकाम पर आने पर तुमने मजबूर किया। एक बात मेरी याद रखना, नवेरा अगर वापस आ भी गई तो भी वो शारिक से अलहदा कभी नहीं होगी। अगर इसने अलहदा ही होना होता तो वो ये फरार क्यों चाहती। तुम जैसे जिस आस पर ये सारा गेम खेल रहे हो ना, तुम्हारा क्या ख्याल था। तुम्हें कोई समझता नहीं। रजा हमीद, तुम अपने आप को भी इतना नहीं समझ सकते जितना मैं तुम्हें समझ गई हूँ और तुम्हारे माँ बाप समझ सकते हैं। नवेरा नवाज भाई के कहने पर महज दुनियादारी के लिए शारिक भाई से माफ़ी मांग लेना। इनकी जगह मैं होती तो तुम्हें शूट करने में भी पल ना लगाती। जो लोग मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत को यूँ रुसवा नहीं करते, यूँ छीनते नहीं हैं। खुदा जाने तुम्हारी ये मोहब्बत कौन सी किस्म की है, कैसा जुनून और इश्क है। वो दरवाजे में खड़ी बड़ी बेलिहाजी से इसे आईना दिखा रही थी
और वो लब बींचे इसे सुनने पर मजबूर था। दफा हो जाओ यहाँ से, वो एकदम भिंगाड़ा था। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने का, लानत भेजती हूँ मैं तुम जैसे इंसान पर। वो इससे भी ज्यादा आतिश फशा हुई थी। रिमशा, वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। वो एकदम दरवाजा खोलकर बाहर भागी थी और रजा ने बड़े जब्त से दरवाजा बंद किया था। दोबारा कुर्सी पर गिरते हुए इसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया था। रिमशा इसे कितना कुछ सुना गई थी और इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी इसके अल्फाज की नफी कर सके। वो ऐसे ही अपनी नजरों से गिर गया था, मगर वो किस से कहता। अगले 4 दिन बड़ी तेजी से गुजर गए। इसके सामान से बात नहीं हुई थी, मगर वो इन्हीं एहसासात का शिकार होती चली गई। इन्हीं चंद दिनों में इसने जब भी राब्ता किया था वो खुद ही किया था। सामान ने कॉल नहीं की थी और इसकी कॉल करने पर भी वो बड़ा सरसरी सा अंदाज होता था, महज जैसे इखलाकियात निभा रहा हो। सामान बदल रहा था। इसके अंदर ये एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया था। सामान ने इसे हर सहूलत मुहैया की थी, मगर अपनी मोहब्बत और तवज्जो के बादल समेट लिए थे और ये शिकायत सामान से करना चाहती थी, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। रात इसकी सामान से बात हुई थी। इसने जब कराची चक्कर लगाने का प्रोग्राम बनाया तो सामान ने साफ कह दिया कि इसके पास लाहौर चक्कर लगाने का टाइम नहीं है। वो अमजद को कह दे वो टिकट्स दे देगा, वो खुद ही आ जाए, या फिर वो अली को भेज देगा, इसके पास आ जाएगा। सामान के इस रवैये ने इसे मजीद हर्ट किया था। इसने अमजद को कह दिया कि टिकट्स ला दे। वो नवीरा को भी तैयार रहने का कहकर खुद यूनिवर्सिटी आ गई थी, मगर सारा वक्त ज़हन उलझा रहा था। सलमान अहमद ऐसा क्यों कर रहा था, कोई बात समझ नहीं आ रही थी। इस वक्त भी वो गायब दिमागी से सरनवाज की क्लास में बैठी हुई थी। आज दिल इतना ख़राब हो रहा था कि किसी चीज़ में भी दिल नहीं लग रहा था, अतः कि लेक्चर्स में भी नहीं। सरनवाज फारूक ने कई बार ठहर कर इसे देखा था, मगर हर बार फाइल पर पेंसिल से उल्टी सीधी लकीरें खींचती नजर आई थी। इन्होंने एक दफ़ा तो कहना चाहा, मगर बाद में बात पर बात टाल गए थे। सरनवाज फारूक ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे जब कमरे में मोबाइल की बिप सुनाई दी थी। इन्होंने नहायत नकवारी से क्लास की तरफ देखा था। लेक्चर के दौरान इन्होंने मोबाइल की टोन बहुत बुरी थी। वो खुद भी अपना मोबाइल ऑफ रखते थे और स्टूडेंट से भी ताकीद करते थे, मगर आज मोबाइल की टोन सुनकर हाजरीन पर नज़र डाली थी। जरिश बड़ी शर्मिंदा हुई थी। अपनी उलझन में वो मोबाइल ऑफ करना भूल गई थी। बैग से मोबाइल निकालकर इसने ऑफ करना चाहा, मगर ताया के घर से कॉल आते देखकर वो चौंकी थी। ये लोग कभी बिला वजह कॉल नहीं करते। जरिश, आप बाहर चली जाएं। इस मामले में नवाज फारूक बहुत असूल पसंद था। जरिश को बड़ी सुबकी का एहसास हुआ। तेजी से कॉल अटेंड करके फ़ोन कौन सा लगा लिया। दूसरे हाथ से फाइल और दीगर चीज़ें समेटते वो उठने को थी। जरिश, मैं फराह बोल रही हूँ, वो कह रही थी। हाँ बोलो। फाइल इसके हाथ से गिर गई थी। सारे पेपर्स बिखर गए थे। सारी क्लास मुतवज्जा थी। सरनवाज इसके बाहर चले जाने के मुंतजिर थे। वो कफत का शिकार हुई। झुक कर वो कागज समेट रही थी। जरिश, सलमान भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो एमरजेंसी में है, बहुत ख़राब कंडीशन है इनकी, कोई भी मुझे इनके पास लेकर नहीं जा रहा, फराह रोते हुए बता रही थी। क्या? जरिश वहीं साकत सी हो गई थी। हाथ में पेपर समेटे वो खड़ी हुई थी जब एकदम लड़खड़ा गई थी। हाथ से पेपर्स फिर गिर गए थे। इसकी आवाज़ एकदम इतनी ऊंची हो गई थी कि सारी क्लास ने सुना था। क्या कह रही है तुम? क्या हुआ सामान को? वो अब इर्द गिर्द का ख्याल किए बगैर एकदम चीखी थी। सामान के नाम पर सरनवाज फौरन करीब आए थे। जरिश, दुआ करो इन्हें कुछ ना हो, वो एमरजेंसी में है, मुझे और अम्मी को कोई कुछ नहीं बता रहा, तुम दुआ करो। जरिश को लगा जमीन और आसमान घूम गए हों। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर गिरती, साथ बैठी लड़कियों ने फौरन इसे थाम कर वापस इसकी कुर्सी पर बिठा दिया था। मोबाइल नीचे गिरने को था। नवाज फारूक ने फौरन इसके हाथ से पकड़ा था। मैंने अली को भेजा है, वो लाहौर बस पहुंचने वाला होगा, तुम आ जाओ, सुबह एक्सीडेंट हुआ था, मगर कोई वाजह सूरत हाल नहीं बता रहा। नवाज ने मोबाइल ऑफ करते एक लड़की को रूम का दरवाजा बंद करने और किसी दूसरे को पानी लाने का कहा था। सर, ये तो बेहोश हो चुकी है, अनिका ने बड़ी तशवीश से कहा था। सारी क्लास इर्द गिर्द जमा हो गई थी। आप लोग बाहर चले जाएं, ये रश खत्म करें प्लीज। नवाज फारूक के कहने पर वो सब एक एक करते निकलते गए थे। सिर्फ 1-2 लड़कियां रह गई थी। पानी के छींटे इसके मुंह पर मारकर इसे होश में लाने की कोशिश की थी। 2-3 मिनट बाद इसे होश आ गया था। पहले तो वो खाली ज़हन एतराफ में देखती रही और फिर ज़हन ने काम करना शुरू किया तो फूट फूट कर रोती। जरिश, बी ब्रेव, मुझे बताएं क्या हुआ है, किस किस्म की कॉल थी ये, किसका एक्सीडेंट हुआ है? सरनवाज पूछ रहे थे। समान नाम ढूंढकर इसके होंठों से निकला और सरनवाज गुमसुम से हो गए थे। ये बात किसी अजीम सानिया से कम ना थी। बहुत ख़राब तबीयत है इनकी सर। फराह कह रही थी कि एमरजेंसी में है, अगर इन्हें कुछ हो गया सर तो। इस इतने अजनबियों में सिर्फ एक ही तो सनाशा और नवाज फारूक इसे दिलासे भी कुछ भी ना कह सके। नवाज फारूक इसे घर छोड़ने आए
तो बाहर से ही छोड़कर चले गए। नवेरा इसे यूं आते देखकर चौंकी थी, फिर सारी सूरत हाल जानकर बड़ी गमजदा हुई थी। तुम दुआ करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, इसने दिलासा दिया था। टिकट्स पहले ही कंफर्म थी। कुछ देर में अली आ गया तो इसके कंधे से लगकर खूब रोई। मैं अस्पताल से ही आ रहा हूँ। सुबह वो ऑफिस के लिए निकले थे जब ये एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। चचा जान ने तुम्हें लाने को कहा। वो मुसलसल बेहोश है। तुम मुझे बहला तो नहीं रहे? पहले फरा की कॉल और अब मामा पापा का इसे यूं बुलवा लेना। इसे यकीन नहीं आ रहा था। कोई और बात तो नहीं? वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, चंद चोटें शदीद हैं, मगर तुम खुद चचा जान से बात कर लो। ये लो, मैं कॉल मिला देता हूँ। इसकी मुसलसल गिरियावजारी पर इसने कॉल मिलाई। मामा पापा और ताया अब्बू से बात करके इसे कुछ तसल्ली हुई। एक्सीडेंट सामने वाली गाड़ी की गलती से हुआ था। सामान को सीने और सर पर चोटें आई थी। सर की चोट की वजह से वो मुसलसल बेहोश था। ताहम डॉक्टर्स होश में आ जाने की तसल्ली दे रहे थे। इस परेशानी के आलम में नवेरा हकीकतन इनकी हमदर्द व गमगुसार साबित हुई थी। मामा पापा की भरपूर तसल्ली के बावजूद दिल की बेचैनी इस तरह बरकरार थी। अली इसके साथ नवेरा को भी जाते देख चौंका तो था, मगर इसने ज्यादा सवाल जवाब करने से एतराज पड़ता था। अगले 2 घंटों में वो कराची अस्पताल में थे। नवेरा इसके साथ ही आई थी। मामा पापा को वहीं खड़े देखकर वो फिर जज्बाती हुई। कैसे हैं वो? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? इस वक्त वहां सभी थे। करीबन मामा के गले लगते ही पहला सवाल यही किया। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हालत है। नॉर्मल चोटें थी, सिर्फ सर की चोट शदीद थी, इसीलिए होश नहीं आ रहा था। थोड़ी देर पहले ही होश आया है। इस वक्त वो ऑब्जर्वेशन में है। किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं, बस ग्लास डोर से देख लो। मामा ने इसे तसल्ली दी। ग्लास डोर के करीब ताहिरा बेगम खड़ी थी। जरीश इनको देखकर रुक गई थी। ये वो औरत थी जिसने अपनी औलाद को भी अपनी नफरत के दायरे में शामिल कर लिया था, और आज इनके बहते आंसू जरीश के अंदर किसी भी किस्म के एहसास को ना जगा सके, बल्कि इनको देखकर गुजरे लम्हों की अजियत और तकलीफ दो चंद हो गई थी। वो ग्लास डोर से देखकर वापस आ गई। नवेरा मुसलसल तसल्लियां दे रही थी। इसने अली से कहकर नवेरा को घर भिजवा दिया। बच्चे के साथ वो यहाँ कहाँ ख्वार होती फिरती। चंद घंटे के बाद समान को होश आया तो वहां खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर्स ने अच्छी तरह चेकअप के बाद मिलने की इजाजत दे दी। सब एक एक करके अंदर जाते और बाहर आते, मगर वो अपनी जगह से हिली नहीं। शाम तक इन्हें ऑब्जर्वेशन रूम से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था। सबके लरजते दिलों को एक सुकून सा मिल गया था। अब खतरे वाली कोई बात नहीं थी। रात को सिर्फ 1-2 को ठहरने की इजाजत थी। बाकी लोग पुरसुकून होकर घर जाने के मामले पर बहस व तकरार कर रहे थे। यहाँ कौन रुकेगा? वजह बहस ये बनी हुई थी, मैं और जरीश इधर ही रहेंगे, बाकी सब घर चले जाएं। ये सईद अहमद थे, इन्होंने कहा। सबने वाज़ह तौर पर महसूस किया कि समान के होश में आने के बावजूद जरीश इसके सामने नहीं गई थी। जरीश तब भी खामोश रही थी। ताहिरा बेगम ने रुकने की जिद की तो सईद अहमद ने घर चले जाने का कहकर बात खत्म कर दी थी। तुम समान से नहीं मिली? वो बेंच पर बैठी न जाने किन सोचों में थी कि सबके चले जाने पर वहां खामोशी से छाई थी। राहदारी में बेंच पर बैठी थी। सईद अहमद के पूछने पर चौंकी। वो दवाओं के जरिए असर गनूदगी में है। जाओ कमरे में चली जाओ। यहाँ राहदारी में कब तक बैठी रहोगी? मैं डॉक्टर से मिल लूं। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, चंद दिनों में ही जख्म मंदमिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जाओ बेटा, शाबाश, परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला अच्छा करेंगे। इसके सर पर हाथ रखकर मोहब्बत से तसल्ली देते वो आगे बढ़ गए तो वो खामोशी से उठकर कमरे में चली आई थी। समान दुआओं के वजह से नींद में था। वो आकर कुर्सी पर टिक गई थी। सुबह से अब तक भूखी बैठी वो कितने आंसू बहा चुकी थी। समान के होश में आने के बाद सब ने मुतमईन होकर कुछ न कुछ खाया था। इसे भी कहते रहे, मगर हलक से एक लुकमा ना उतरा था और अब इसकी आंखें फिर बहने लगी थी। अगर इस हादसे में वाकई समान को कुछ हो जाता तो इसने इस तसव्वुर नहीं इसके वजूद को सर्द कर दिया था। सईद अहमद बाहर ही रहे थे और इसकी सारी रात कुर्सी पर बैठे आंखों में गुजर गई थी। कमरे में दूसरा बेड मौजूद था, मगर वो अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। फजर के करीब सईद अहमद नमाज पढ़कर कमरे में आए तो इसे इसी हालत में बैठे देखकर चौंके थे। जरीश बेटा, बेड पर लेट कर सो जाओ। आप लेट जाए, मैं इधर ही ठीक हूँ। वो कुछ पल इसे देखते रहे और फिर गहरी सांस लेकर पलटे। वो खामोशी से बिस्तर पर जाकर दराज हो गए थे। कल सारा दिन की थकन और परेशानी, फिर रात का जागना, वो लम्हों में गाफिल हुआ था। वो कुर्सी पर बैठती बिस्तर के किनारे सर टिकाए आंखें मूंदे हुए थी। जब समान अहमद ने आंखें खोलकर देखा तो निगाह इसके चेहरे पर एक पल को साकित हुई थी। होश में आने के बाद समान ने बज़ाहिर किसी से दरियाफ्त नहीं किया था और ना ही किसी ने जिक्र किया था, मगर इसका इंतजार दिलो निगाह को कर रहा था और फिर गनूदगी में डूबते जहन ने ज्यादा कुछ सोचने भी ना दिया था। और अब तो वो सामने थी। समान अहमद बगैर जंबिश किए बस इसे देखता रहा।
بند پلکوں کا سایہ رخساروں کی سرخی پر ایک عجیب بہار دکھا رہا تھا۔ اس وقت وہ ہمیشہ سے زیادہ دلکش اور حسین لگ رہی تھی۔ سامان نے ہاتھ کو جنبش دی تو زرش ایک دم آنکھیں کھول کر سیدھی ہوئی۔ آپ اٹھ گئے؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ چہرے اور لہجے میں بے پناہ تفکر سمیٹے وہ پوچھ رہی تھی۔ سامان نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر لب دانتوں تلے دبا کر صرف گردن ہلا دی۔ نگاہ زری سے ہوتی کمرے میں موجود دوسرے بیڈ پر لیٹے سعید احمد کی طرف تھی۔ وقت کیا ہوا ہے؟ سامان نے کمرے کے ماحول سے وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ اپنی کلائی میں بندی گھڑی دیکھتے اس نے وقت بتایا تھا۔ اوہ اتنی دیر غافل رہا ہوں میں۔ باقی لوگ ادھر ہی ہیں یا گھر چلے گئے؟ اور تم کب آئی؟ سب گھر چلے گئے تھے رات کو ہی۔ میں کل 2 بجے دوپہر یہاں آئی تھی، علی لینے آیا تھا۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں کیوں گزشتہ چند دنوں سے سامان احمد کے رویے اور انداز میں اس قدر سنجیدگی تار رہی تھی کہ وہ اس وقت چاہنے کے باوجود بے تکلف نہ ہو پا رہی تھی۔ بہتر ہوں، جواب بڑا اختصار لیے ہوئے تھا۔ زرش نے لب دانتوں میں دبا لیا۔ دل تو پہلے ہی گداز ہو رہا تھا۔ سامان کے اس انداز نے اسے مزید رنجیدہ کر دیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو در آئے تھے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اتنے دنوں سے دل میں مچلتا سوال آخر کار لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ پلکیں بند کرتا سامان چونک کر متوجہ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اب رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ کیوں؟ وہی سنجیدہ انداز۔ زرش کو مزید رونا آیا۔ یہ تو آپ کو پتا ہوگا آپ کیوں ناراض ہیں، مگر آپ کا رویہ بدل رہا ہے۔ جب سے آپ کراچی سے آئے ہیں ایک بار بھی خود سے رابطہ نہیں کیا۔ جب بھی کال کی میں نے کی، اتنا سنجیدہ روکھا پھیکا انداز۔ اور اب سامان احمد نے چند پل اسے دیکھا بغیر تردید یا تصدیق کے پلکیں موند لی۔ سامان کے اس انداز نے زرش کو نئے سرے سے اذیت سے دوچار کر دیا اور وہ گمسم سی ہو کر رہ گئی۔ سامان ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر سامان کی حالت کا خیال کرتے وہ لب بھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ دن کے معاملات شروع ہوئے تو تایا ابو اٹھ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد طاہرہ بیگم اور علی ناشتہ لے آئے تھے۔ زرش طاہرہ بیگم کو وہاں دیکھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ تایا ابو، علی، سامان اور طاہرہ بیگم ایک فیملی کی طرح تھے۔ بڑے عرصے بعد زرش نے ایسا ماحول دیکھا تھا۔ اسے اپنا آپ بڑا غیر ضروری سا محسوس ہوا۔ باہر آ کر اس نے گھر کال کر کے ماما کو ڈرائیور بھیجنے کو کہا۔ سامان احمد کی طبیعت اب بہتر تھی۔ ڈاکٹرز نے رات کو بھی اطمینان دلایا تھا اور اب طاہرہ بیگم کی موجودگی میں رکنے کا کوئی جواز بھی نہیں رہا تھا۔ زرش تم یہاں کیوں آ گئی؟ ناشتہ تو کر لیتی۔ وہ راہداری میں کھڑی تھی جب علی چلا آیا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکراتی۔ میں گھر جا رہی ہوں، وہیں جا کر ناشتہ کر لوں گی۔ ماما کو فون کیا ہے؟ ڈرائیور آتا ہی ہوگا۔ سامان بھائی سے کوئی بات ہوئی؟ علی نے زرش کا چہرہ بغور دیکھا۔ وہاں بڑی پریشانی درج تھی۔ صبح بات ہوئی تھی، حال چال دریافت کیا تھا۔ پریشان مت ہونا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا وہی انداز تھا۔ علی کو فکر ہوئی مگر پوچھ نہ سکا۔ کچھ دیر میں ڈرائیور آ گیا تو وہ علی کو خدا حافظ کہتے گھر چلی گئی۔ اگلے دنوں میں شارق زمان کے لیے یہ خبر کسی گہرے صدمے سے کم نہ تھی۔ بدر آرا بیگم کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ خبر اس کے ایک رپورٹر نے اسے فون پر دی تھی۔ شہوانہ اور احسان منصور کی شادی کے بعد ان تینوں پر ہونے والی فائرنگ کا نتیجہ تھا کہ شہوانہ اور بدر آرا بیگم شدید زخمی ہوئی تھی، بلکہ احسان منصور صرف زخمی ہی ہوا تھا۔ شہوانہ تو چند دنوں میں چلنے پھرنے لگ گئی تھی، جبکہ بدر آرا بیگم دوبارہ اپنی ٹانگوں پر چل نہ سکی تھی۔ پیسہ تو تھا، ساری عمر پیسہ ہی تو اکٹھا کیا تھا اس عورت نے۔ یہاں سے نا امید ہونے کے بعد شہوانہ ماں کو علاج کے لیے لندن لے گئی تھی۔ شارق زمان کو ان لوگوں کی برابر خبر مل رہی تھی، مگر وہ اپنے مسائل میں اس قدر الجھ چکا تھا کہ دوسری طرف دھیان دینے کی کبھی کوشش بھی نہ کی تھی۔ پھر دھیان دینے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ وہ اچھی طرح جانتا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کی ذات میں رہ جانے والی خلا اسی دھیان کی دین ہے۔ وہ ساری عمر ایک نادیدہ آگ میں جلتا رہا تھا۔ درمیان میں نویرا کے تصور نے اسے ایک نارمل زندگی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی تھی اور وہ کامیاب بھی رہا تھا، مگر اس کے اندر پلنے والے کمپلیکس نے اسے یہاں بھی شکست سے دوچار کر دیا تھا اور وہ نہ مانتا تھا، لاکھ نفرت کرتا۔ مگر وہ یہ سچ تھا، بدر آرا بیگم اس کو پیدا کرنے کا سبب ضرور بنی تھی اور شہوانہ اس کی بہن تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد شہوانہ اب لندن میں ہی تھی۔ وہ ابھی تک احسان منصور کے نکاح میں تھی۔ بے شک لالا منصور اس نکاح کو نہیں مانتا تھا، لاکھ مخالفت تھا۔ احسان منصور اب بھی شہوانہ کا دم بھرتا تھا اور شہوانہ ان کی وفات کے بعد اب اس کا کیا ارادہ تھا وہ بے خبر تھا۔ ظاہر ہے اس کی رپورٹر کی دی جانے والی یہ عام سی خبر ہی تو تھی۔ اگلے دن ایک اخبارات میں ایک چھوٹی سی سرخی تھی اور پھر خبر دب گئی تھی، جبکہ شارق زمان کو لگا اس کی ذات ادھر سے گئی ہے۔ عورت ذات سے اس کی نفرت کا بس یہ آخری بہانہ تھا جو آخر کار اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ نویرا نے اسے عورت کے وجود کا جو احساس دلایا تھا وہ بہت قوی تھا۔
عورت کی وفاداری، خلوص و حیاداری کا واضح ثبوت اماں کی صورت تو تھا، مگر وہ ساری عمر خود ساختہ نفرت کے خول میں مقید الجھتا رہا، اور اب اس نے اپنی زندگی کو دہرایا اور پھر ارد گرد کے کئی لمحے اس پر واہ ہوتے چلے گئے تھے۔ وہ اس دن کئی دنوں کے بعد اپنے آفس آیا تھا۔ اس کے ورکر اچھے اور محنتی تھے، اس کی غیر ذمہ داری میں بھی کام خوش اسلوبی سے چلا رہے تھے۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے اس کے اندر کا خالی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ نویرا کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ کہاں تھی، کن لوگوں میں تھی، کچھ علم نہ ہو رہا تھا، اور شارق زمان کو اب لگ رہا تھا کہ اس کے برداشت جذباتیت کا بس اختتام ہونے والا ہے۔ اگر نویرا چند دنوں میں نہ ملی تو وہ کسی کو ختم کر بیٹھے گا یا اپنے وجود کو ختم کر ڈالے گا۔ بہت مشکل لمحے تھے یہ زندگی، اس کے اعمال کا حساب بھی تو بہت تکلیف دہ احساس تھا۔ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو قبول کرنا بھی بڑے دل کردے کا کام تھا، اور اس کا دل قبول کر رہا تھا، بلکہ پسپائی کا عمل تو تب سے شروع ہو چکا تھا جب سے نویرا واپس اس گھر میں آئی تھی، مگر اقرار مشکل تھا اپنی کوتاہیوں اور اعتماد کی عدم پختگی کا۔ وہ نویرا کی ہمت پر حیران تھا، وہ اس کے سب رویے کس بہادری سے سہی تھی۔ مذہب کا تصور اس کے دل میں گزار سا بھر دیتا تھا۔ وہ ننھا سا پیارا سا بچہ، اپنا اور ہر گزرتا لمحہ اس کے وجود کی مضبوطی اور جذباتیت کو ایک گہری ضرب لگا رہا تھا، اور وہ ڈر رہا تھا۔ وہ کام میں مصروف تھا، بہت دنوں بعد آفس آیا تھا تو کئی امور اس کی توجہ کے منتظر تھے۔ ہیلو شارق، وہ کئی فائل پڑھ چکا ہوا تھا جب اس آواز پر سر اٹھا کر آنے والے وجود کو دیکھا تھا۔ زیبا کیانی اول روز کی طرح بڑی تر و تازہ دکھائی دیتی تھی، وہی گرم جوشی کا اظہار کرتا انداز، وہی آنکھوں کا والہانہ پن۔ وہ اس کے سامنے موجود کرسی پر ٹکی تو شارق کے تصور میں بڑی سی چادر کے گرد لپٹا وجود در آیا تھا۔ کتنا تضاد تھا، نہ جانے تربیت کی کمی تھی یا وقت کا تقاضا تھا، مگر ان ظاہری اداؤں سے پہلے متاثر ہوا تھا اور نہ ہی اب۔ اس کے دل کو تو نہ میرا احسان کا کردار بھایا تھا، نہ کہ اس کا حسن، مگر شک کی آندھی سارا خزانہ اڑا کر لے گئی تھی، اور کیا بچا تھا باقی؟ شاید ندامت، یا پھر کہاں ہوتے ہو تم؟ کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ میری انگلیاں ٹوٹ گئی نمبر ملا کر، مگر تم ریسیو نہیں کرتے۔ اتنے چکر تمہارے آفس اور گھر کے لگا چکی ہوں، ہر بار جواب ملتا ہے حساب نہیں ہے۔ ہوتے کہاں ہوں؟ بڑی بے تکلفی سے وہ پوچھ رہی تھی۔ شارق نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کی۔ خیریت؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تمہیں بتا تو چکی ہوں، پاپا شادی پر زور دے رہے ہیں، اور تم جانتے ہو میں کیوں پاپا کو ٹال رہی ہوں، تو اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم پاپا سے ایک دفعہ مل تو لو، شاید کوئی راہ نکل آئے۔ دوسری صورت میں تم جانتے ہو میں کیا طے کیے بیٹھی ہوں، تمہارا پاپا سے میں بھلا کیوں ملوں؟ اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں واضح طور پر کہہ چکا ہوں، یہ صرف تمہارا فیصلہ ہے، میرا نہیں۔ جہاں تمہارے پاپا کہتے ہیں تم شادی کر لو، میں اپنی لائف سے بہت خوش ہوں، اور تم یہ بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ ایک بیوی کے سلسلے میں میری ترجیحات کیا ہیں۔ شارق، تم سوچو تو صحیح، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں، مہذب ہوں، اور پھر صاحب جائیداد بھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے تمہاری یہ ساری کوالٹیز نہ پہلے کبھی متاثر کر سکی ہیں اور نہ ہی اب۔ شارق، اس نے کچھ کہنا چاہا، شارق نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ تمہیں بہت اچھا لائف پارٹنر مل جائے گا، تمہارے پاپا نے تمہارے لیے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اسے قبول کر لو۔ دیکھو زیبا، تم سے میری دوستی رہی ہے، تم یہ بھی جانتی ہو کلب کی ممبرشپ کے دوران بہت سی لڑکیوں سے ملازم رہے تھے، مگر میں نے اتنی اہمیت کسی کو بھی نہیں دی جتنی تمہیں دی، صرف اس لیے کہ تم ان سب سے ہٹ کر تھی، تم ان تمام سطحی لڑکیوں کی طرح وقت گزارنے کی قائل نہ تھی۔ دوستی بہرحال ہمارے درمیان ہے، نویرا میری بیوی ہے، اسے میں نے اپنی زندگی میں کیوں داخل کیا تم جانتی ہو۔ شادی سے پہلے میری کیا سرگرمیاں تھیں، مگر شادی کے بعد میں نے وہ سب چھوڑ دیا۔ چند ایک بار کے علاوہ میں کلب نہیں گیا، وہاں ممبرشپ بھی ختم کر دی۔ تمہارے ساتھ مراسم رہے ہیں، مگر وہ بھی بہت صاف شفاف سطح پر۔ میں نے ہر بار تمہارے فیصلے کی نفی کی ہے، میں تمہارے دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ سچ ہے، میری زندگی میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسرے کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ میرا اپنا گھر ہے، بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ پھر تمہاری گنجائش نکالوں تو ایک طرف، میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں۔ تم جس ماحول اور جس سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہو، میرے جیسا مرد وہاں نہیں چل سکتا۔ میں عورت ذات کے حوالے سے بہت تنگ نظر واقع ہوا ہوں، اور مجھ جیسے مرد کو تم جیسی عورت کی لڑکی سوٹ نہیں کرتی۔ اس نے صاف اور واضح الفاظ میں سب کہہ ڈالا، اور زیبا چپ چاپ اسے سنتی رہی۔ میں عورت ذات کو صرف اپنے تک محدود رکھنا چاہتا ہوں، چاہے وہ کسی روپ میں ہو، میری بیوی ہو، میرے تصور کے لیے بہترین۔ تم سمجھدار ہو، پڑھی لکھی ہو، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا، شاید تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ بڑی سنجیدہ انداز میں اس نے اپنے موقف واضح کیا، اور زیبا چند لمحے تو چپ چاپ بیٹھی رہی،
پھر ایک دم اٹھ کر اس کے آفس سے نکل گئی۔ نویرا کے تصور نے اس کے دل و دماغ میں ایک کھلبلی سی مچا کر رکھ دی تھی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اسپتال گئی، مگر سامان کے انداز و تیور دیکھ کر اس کے اندر خود سے مخاطب کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ پھر طاہرہ بیگم کا ہر بار سامنا ہونا بڑا اذیت ناک تھا۔ یہ عمل بھی اور ہر بار تھوڑی دیر ہو سکی تھی، اور وہ ہر بار دل میں بے پناہ اذیت لے کر لوٹتی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا سامان کو ہوا کیا ہے، اس کا ایسا رویہ کیوں ہے۔ اگر ہے تو کوئی وجہ تو ہو، کم از کم پہلے کی مانند اس سے بات تو کریں۔ الفت و محبت نہ صحیح مگر مروت اور رواداری تو برقرار رکھیں۔ سعد اسپتال جانے کو نکلا تو اس سے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ سعد سے بہت اچھے تو نہیں، مگر تعلقات بحال ضرور ہوئے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ہی اسپتال آئی تو طاہرہ بیگم کو وہاں دیکھ کر اس کا دل کھٹا سا ہو گیا۔ ساتھ سامان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے تو وہ سلام دعا کے بعد ایک طرف رکھے صوفے پر اخبار لے کر بیٹھ گئی۔ طاہرہ بیگم نے دیکھا وہ اخبار میں متوجہ تھی، جبکہ سعد اور سامان باتوں میں۔ ان کا دل چاہا اس کے پاس بیٹھنے کو، بات کرنے کو، مگر اپنے رویوں اور سنگین لغزشوں نے ان کی راہ روک لی اور وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ زرش ایسی تو نہ تھی، بلکہ وہ تو ان سے بات کرنے، بے تکلف ہونے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، جبکہ اب انہوں نے شدت سے نوٹ کیا زرش اور سامان احمد کے آپس میں تعلقات بڑے محدود تھے۔ پہلے دن کے علاوہ زرش دونوں بار شائستہ بیگم کے ساتھ ہی آئی تھی، اور ہر بار سلام دعا یا حال چال دریافت کرنے کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہوئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر رک کر وہ شائستہ کے ساتھ واپس چلی جاتی تھی۔ چائے پیو گی؟ زرش نے حیران ہو کر طاہرہ بیگم کو دیکھا۔ ساتھ سے باتوں میں مصروف سامان نے بھی توجہ دی۔ نہیں شکریہ۔ ایک دم بہت کچھ یاد آیا تو تلخی اندر تک اترتی چلی گئی اور چہرے کے زاویے بھی بدلے تھے۔ طاہرہ بیگم کو بڑی شدت سے احساس ہوا کہ جہاں باقی سب نے اس سے مناسب رویہ اختیار کر لیا تھا، حتیٰ کہ سعید احمد نے بھی، وہاں زرش ابھی تک اسی مقام پر تھی۔ اگر وہ اس طرح اس سے نفرت کا اظہار کرتی رہی تو وہ کیسے باقی سے سب سے معافی مانگے گی؟ وہ ہاتھوں کو مسلتے کرسی پر بیٹھ گئی تو دوبارہ ہمت نہ ہو سکی کہ زرش سے کوئی بات ہی کر لے۔ کچھ دیر میں سعد کسی ڈاکٹر سے ملنے کے لیے اٹھا تو طاہرہ بیگم بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ پانی تو پلاؤ۔ زرش جواب میں مکمل طور پر اخبار کی طرف متوجہ تھی۔ سامان کی آواز پر چونک کر اٹھی تھی۔ سر کی چوٹ کی وجہ سے سامان کو سر ہلانے کی اجازت نہیں تھی۔ زرش نے جگ میں سے پانی ڈال کر سامان کی طرف گلاس بڑھا دیا تھا۔ اگر خود سے پینے کی پوزیشن میں ہوتا تو تمہیں زحمت نہ دیتا، سنجیدہ انداز میں کہتے ہوئے سامان احمد نے اسے احساس دلایا تو اس نے شرمندہ ہوتے گلاس سامان کے ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ دیکھو، بیٹھو۔ وہ پانی پلا کر پلٹنے کو تھی، سامان نے کہا۔ جھجک گئی تھی۔ ادھر بیٹھو۔ وہ کرسی پر بیٹھنے لگی تو سامان نے ٹوک کر بستر کے کنارے پر بیٹھنے کو کہا۔ نہیں، ادھر ہی ٹھیک ہے زرش۔ وہ بادل نخواستہ اٹھ کر بستر کے کنارے ٹک گئی تھی۔ لاہور واپس کب جا رہی ہو؟ وہ نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سر اٹھا کر سامان کو دیکھا۔ وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ 2-3 دن میں چلی جاؤں گی۔ پڑھائی کا حرج ہو رہا ہوگا؟ نہیں، میں نے سر سے بات کی تھی، سارے لیکچرز اور نوٹس مل جائیں گے۔ زرش، تم نے آئندہ کے بارے میں کیا سوچا؟ کچھ توقف کے بعد وہ گویا ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ سامان کے سوال پر چونکی تھی۔ تم نے یہاں کے بدلتے حالات کا نہ صرف بلکہ امی کے رویوں سے اندازہ بھی لگا لیا ہوگا۔ اب حالات کس سطح پر ہیں؟ آئندہ دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر میرے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آیا تو یقیناً اب تک امی خود تم سے مل کر بات کر چکی ہوتی اور حالات کوئی نہ کوئی کروٹ بدل چکے ہوتے۔ وہ چپ چاپ سامان کی بات سن رہی تھی۔ تمہارا یہی مطالبہ تو تھا نا کہ امی خود تم سے اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرے، اور اب ایسا ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ گمسم سی رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا سامان اس سے بھی براہ راست اس کے سامنے ایسی صورتحال رکھتے ہوئے اسے فیصلہ کرنے کا کہے گا۔ اس نے خود بھی ایسا چاہا تھا، جبکہ اب تمام صورتحال اس کی مرضی کے عین مطابق خود بخود ہموار ہو چکی تھی، تو وہ اپنا ذہن عجب کشمکش میں لپٹا محسوس کر رہی تھی۔ سامان نے اسے چند پل دیے تھے، وہ شاید کچھ کہے، مگر وہ ہونٹ بھینچے چپ چاپ سی تھی۔ زرش، سامان نے بڑی توجہ سے پکارا۔ وہی پرانا محبت بھرا توجہ لیے لہجہ تھا۔ اس کا دل ایک لمحے کو بے قابو ہوا تھا۔ تم نے جو چاہا، میں نے تمہاری ہر بات مانی، صحیح غلط میں تمہارا ساتھ دیا، تم حق پر ہو۔ ہماری طرف سے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، مگر میں نے ہر موقع پر تمہارا ساتھ دینے کی نہ صرف کوشش کی بلکہ تمہارے ہر موقف و واقعات کے تحت پرکھتے ہوئے جسٹیفائی بھی کیا ہے۔ سامان کچھ پل خاموش ہوا۔ ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ میں ہم دونوں کے لیے بہت ساری گنجائش نکلتی ہے۔ امی کا ناراض ہو کر خالہ کے ہاں چلے جانا اور پھر بعد کے گھریلو حالات کی وجہ سے میرا رویہ تمہارے ساتھ کچھ سنجیدہ ہو گیا تھا کہ میں امی اور ابو کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن تم سے کسی بھی قسم کی ناراضگی
नहीं थी और अब भी नहीं है। समान ने देखा, वो सर झुकाए होंठ को चलते अजब शशोपंज में थी। यह हादसा किसी के भी वहम गुमान में नहीं था। अगर इस हादसे में खुदा न खास्ता कुछ हो जाता, जैसा कि अल्लाह ने बाल बाल बचाया है, या फिर उम्र भर का कोई नुकसान, तो ज़रिश क्या तुम्हें तब भी कोई फर्क ना पड़ता? सवाल ऐसा था कि वो खुद पर जब्त करती एकदम जब्त खो बैठी और हाथों में चेहरा छुपाकर शिद्दत से रोती थी। यही सवाल तो इसके दिल धड़कन बंद कर देता था। अगर खुदा न खास्ता वाकई कुछ हो जाता या उम्र भर का कोई नुकसान, तो जरी इसके रोने पर समान ने परेशान होकर ड्रिप लगा हाथ बढ़ाकर इसका हाथ थामा। इसने चेहरा उठाकर समान को देखा। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाती, मैं एक पल भी ना जी पाती आपके बगैर। यह एतराफ़ ऐसा था कि समान को लगा रगो पे में एक सुकून सा सरायत कर गया था। बड़ा जान कसल इंतजार किया था इस एक एतराफ़ के लिए। समान ने तसल्ली देने को हाथ दबाया था, मगर ज़रिश के अंदर इस तसल्ली भरे अंदाज ने किसी और ही अंदाज में असर किया था। बेख्तियार होकर समान के कंधे पर अपना सर रखकर वो शिद्दत से रोती चली गई थी। सबके सामने खुद को संभालते संभालते वो थक गई थी। इसने घर से निकलने से पहले बात लिया था। शैम्पू किए बालों की नमी अभी भी बरकरार थी। कंधों से फिसलते बाल समान अहमद के चेहरे पर गिरे तो एक लतीफ से एहसास ने समान को छुआ था। ये कैसी बेख्तियारी थी, मोहब्बत के इजहार का ये कैसा अंदाज था, ये कुर्बत का क्या आलम था। इस वक्त का तो समान अहमद को शिद्दत से इजहार था, मगर वक्त और जगह ने समान के अंदर सूरत हाल को समझने का एहसास दिलाया था। जरी नरमी से दूसरा हाथ इसके बालों में फेरते हुए पुकारा था। भीगे चेहरे को उठाकर इसने समान को देखा था। आप यकीन करें, आपको अगर कुछ हो जाता तो मैं मर जाती, वो यकीन दिला रही थी। समान ने इस बात में सर हिलाकर मुस्कुराकर इसे अपने यकीन को कर लेने का एहसास दिलाया। मगर आइंदा की सूरत हाल के बारे में तो सोचा होगा तुमने? समान अहमद का अंदाज हुनूज बड़ा पुरसकून और तसल्ली अमेज था। ज़रिश को लगा जैसे फैसले की घड़ी आ पहुंची है। ये लम्हे इसे बहुत भारी थे। अम्मी ने मुझसे बात की, इन्होंने माफ़ी मांगी। एक माँ अपनी औलाद के सामने माफ़ी मांगे, मेरे लिए बड़ी जिल्लत की बात थी। और हमारा और इनका ताल्लुक ऐसा है कि हमें एक दूसरे की हर बात, हर गलती और लफ्ज़िश को नज़रअंदाज करना पड़ता है। यह हमारे रिश्ते की डिमांड ही नहीं, रिश्ते का तकाजा भी है। जबकि तुम्हारा और अम्मी का ताल्लुक और तरह का है। दिल में गुंजाइश बनाने में वक्त ज़रूर लगता है, मगर ज़रिश जहाँ मोहब्बत हो वहाँ ऐसे बर्दाश्त करना पड़ता है। समझ रही हो ना मेरी बात? वो फिर एक गिरदाव में फंस गई थी। ये फैसला इसके लिए बड़ा मुश्किल था। अम्मी को माफ़ कर दो ज़रिश। वो शिद्दत से लब भींच गई। ज़रिश आप, वो इससे पहले कि कुछ कहने को लब वाह करती, साद और ताहिरा बेगम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। ज़रिश बौखलाकर सीधी होती दुपट्टे से चेहरा रगड़ते कुर्सी पर बैठ गई। ज़रिश रुकोगी या घर जाओगी? मैं जा रहा हूँ, साद पूछ रहा था और ज़रिश को लगा जैसे इसने इसे बड़े मुश्किल फैसले से बचा लिया। मैं चलती हूँ। वो फौरन उठ खड़ी हुई थी और समान ने एक बड़ी संजीदा निगाह इस पर डाली तो वो निगाह चुराते साद की तरफ पलट गई थी। अगले 2-3 दिन ज़रिश के लिए बड़े तकलीफ दा थे। वो सोच सोच कर उलझती रही थी। ताहिरा बेगम को माफ़ कर देना बड़ा मुश्किल मरहला था, और समान अहमद का तसव्वुर करती तो दिल चाहता कि सब भूल जाए, कुछ भी याद ना करे। ये लम्हे बड़े तकलीफदा और अजियतनाक थे। वो चाहकर भी गुज़श्ता अजियत नहीं भूल पा रही थी। और समान अहमद की ज़ात एक सायादार दरख्त थी जिसने हर अच्छे बुरे वक्त में इसका साथ दिया था। समान अहमद की इस नेकी को वो सारी उम्र ना भूल पाई थी। सबकी मुखालफत के बावजूद सिर्फ इसकी ख्वाहिश पर इसे इतनी दूर लाहौर में ना सिर्फ दाखिला लेकर दिया था, बल्कि रिहाइश, तहफ़्फ़ुज़, हर तरह का एहसास दिलाया था। इस जैसी कम उम्र तन तनहा लड़की ज़ात का इस तरह मुआशरे में अकेले रहना भला समान के ताउन और मदद के बगैर कहाँ मुमकिन था। इसके बाद वो चाहने के बावजूद ना तो अस्पताल जा सकी और ना ही फ़ोन पर रब्ता कर सकी। वो अपने आप से लड़ रही थी। अगले 2 दिन में समान अस्पताल से घर चला आया था, तो वो ना लाहौर जा सकी थी और ना ही किसी हतमी फैसले पर पहुंच सकी थी। और समान अहमद भी इसे फैसला करने का कहकर अब इसके फैसले का मुंतज़िर था, और वो मुंतज़िर ही रही कि शायद समान खुद से ही रब्ता करे या इसका फैसला पूछे। मगर इसका इंतज़ार ही रहा। नवेरा इस घर में आकर मुतमईन सी हो गई थी। मामा, पापा और दीगर लोगों से भी इसने यही तज़किरा किया था कि जो समान से कर चुकी थी, मगर ये ना कह सकी कि अब नवेरा इन लोगों के पास रहेगी। इसने सोचा कि जब वो लाहौर तनहा जाएगी तो सबको पता चल ही जाएगा। नवेरा मामा से काफ़ी घुल मिल गई थी। अपनी अच्छी और सुलझी फितरत की बदौलत शाइस्ता बेगम को वो अच्छी लगी थी, और मजहब तो था ही बहुत प्यारा। जो भी देखता था खुद ब खुद इसे प्यार करने की कोशिश करता था। मामा पापा ने नवेरा के इसके साथ यूं चले आने पर कोई एतराज़ नहीं किया था। नवेरा को यहाँ आकर बड़ा ताज्जुब हुआ था कि ज़रिश ससुराल के बजाय मेके में क्यों रह रही है, इस सूरत में कि ससुराल भी पास ही है। ज़रिश समान अहमद के एक्सीडेंट को लेकर परेशान और उलझी हुई थी। इससे
कुछ पूछना मुनासिब ना समझा, मगर जब भी यही सवाल इसने शाइस्ता बेगम से किया तो इन्होंने गुजरे लम्हों की सारी कहानी सुना दी थी। नवेरा को जानकर अजहद दुख और अफसोस हुआ था। ससुराल जाकर ना रहने का जरीश का मौक़िफ़ दुरुस्त था या नहीं, मगर जरीश के हौसले पर इसे हैरत हो रही थी कि वो कितने दिनों से इसके साथ थी, मगर एक बार भी इसने ये जाहिर नहीं होने दिया था कि इसके साथ इतना कुछ हुआ है। वो हर वक्त मुतमईन और पुरसुकून ही दिखाई देती थी। शाइस्ता बेगम ने इससे काफ़ी देर तक गुज़श्ता और मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए जरीश को समझाने और सब भूल कर अब कोई बेहतर फैसला कर लेने को कहा था, और नवेरा ने जरीश को समझाने का वादा भी किया था। नवेरा उलझ सी गई थी। इसने शाइस्ता बेगम से हामी तो भर ली थी, मगर वो जरीश को समझाएगी, मगर वो ऐसे कैसे कायल करेगी, ये बड़ा मुश्किल मरहला था। एक लड़की ज़ात के लिए अपने किरदार से बढ़कर कुछ भी अहम नहीं होता, और बात जब किरदार की आती है तो वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती। वो जरीश के एहसास समझ रही थी, मगर अब ताहिरा बेगम का जो रवैया था और आने वाले हालात में जो सूरत हाल हो सकती थी, इस पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी कि जरीश अब क्या फैसला करे। इन हालात में जबकि सामान के एक्सीडेंट से जरीश इससे मुतालिक तमाम एहसास सबके सामने थे। जरीश का बर्ताव और अपनी पढ़ाई को भी फरामोश किया, अभी तक इधर ही रुकना कुछ तो जाहिर कर ही रहा था। मसब सो चुका था, सब अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। इस घर में नवेरा को घर की एक फर्द की हैसियत हासिल थी। जरीश के कमरे में ही वो ठहरी हुई थी। नवेरा नमाज पढ़कर कमरे में आई तो मसब को पास ही हाथ में मोबाइल पकड़े जरीश न जाने किन सोचों में गर्क थी कि नवेरा की आमद पर भी कोई तवज्जो ना दी। जरीश बिस्तर पर बैठकर पुकारा तो इसके चौंक कर नवेरा को देखा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि कल वापस चली जाओ। अभी सर से फ़ोन पर बात हुई है, काफ़ी क्लासेस मिस कर चुकी हूँ। अल्लाह का शुक्र है अब सामान बेहतर है, घर भी आ चुके हैं। सुबह पापा को कहती हूँ कि टिकट्स मंगवा दें, पहली फ़्लाइट से ही चली जाऊँगी। आप तो इधर ही रहेंगी। मामा से अभी बात तो नहीं की, सुबह कर लूँगी, फिक्र ना कीजिएगा। मामा और पापा आपके इधर रहने पर कोई एतराज़ नहीं करेंगे। आपकी वजह से इनको काफ़ी धारस रही। 7 भाई तो सारा दिन अपने क्लिनिक के चक्रों में उलझे रहते हैं। रात को 7 भाई आएंगे भी अपने कमरे तक महदूद रहेंगे। नवेरा ने एक गहरी सांस ली। दिल से एक होक से उठी, अपनों से दूर, अपने शहर से दूर, अजनबी लोगों में रहना। काश इसने अपने ख्यालात के शर्कस घोड़े को फौरन काबू किया। भला फ़ायदा भी क्या होता है ये सब याद करने का, बल्कि अपना खून जलाने का। अच्छी बात है, मगर समान भाई के मुकम्मल सेहतयाब होने तक तो तुम्हें इनके पास मौजूद रहना चाहिए। वो अपने घर में है, इधर इनके पास सब है। नवेरा की बात पर बड़ी संजीदगी से जवाब दिया था। तुम इनके साथ क्यों नहीं रहती? मेरा ख्याल है अब तक मामा के ज़रिए आपको तमाम सूरत हाल का अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका होगा। नवेरा मुस्कुरा दी। हाँ, आंटी ने सारी सूरत हाल बताई है, मगर अब सूरत हाल ताई अम्मी का रवैया सुना है बदल चुका है। वो सबसे माजरत कर चुकी हैं। हो सकता है अब वो तुम्हें खुद ही अपने घर लेने आ जाए। जरीश चुप सी रह गई थी। यही तो मुसीबत थी कि वो इस बारे में कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। ताहिरा बेगम की ज़्यादतियों को भूल जाना बड़े ज़र्फ की बात थी, और वो ठहरी सदा की जज्बाती, इससे कुछ भूला तो नहीं जा रहा था। इसे इस सिलसिले में अपना ज़ब्त हौसला बहुत कम लग रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे ये सब बर्दाश्त करे। ये तय था वो अब समान अहमद को अपनी नादानी और जज्बातियत के हाथों कभी भी खोने की हिम्मत नहीं रखती थी, मगर ताहिरा बेगम को माफ़ करने का हौसला भी नहीं था। मुझे नहीं पता, मैं इस मामले को जितना सोचती हूँ इतना ही उलझ जाती हूँ। नवेरा आप भी इस सिलसिले में फ़िलहाल मुझसे कोई बात ना करें। समान के इस हादसे ने मुझे अजब तौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। मेरा दिल, मेरे जज्बात, मेरी सोचें, ये सब इस रिश्ते के साथ बंध गई हैं। समान अहमद के ज़र्फ का पूछो तो अपना आप बहुत कम और सती सा लगता है, मगर ताई अम्मी की ज़्यादतियों को सोचो तो दिल चाहता है कि अपने तमाम जज्बातों को नोच कर फेंक दूं। मेरे किरदार पर उंगली उठी थी। मुझे रुसवा इस हद तक किया गया कि मुझे ज़िंदगी से नफरत हो गई। इन्होंने जो भी कहा, जिसके भी कहने पर किया, मगर मैं तो बदनाम हो गई ना। इसकी जाति कभी भूल जाने वाली नहीं है, और मुझ में इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं दिल में कदूरत रखे होंठों से मुस्कुरा कर मिलूँ। ये मुनाफिकत मुझसे नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। नवेरा ने बड़ी बेचारगी से इसे देखा था। नवेरा आप भी इस सिलसिले में मुझसे बात ना करें। यूँ लगता है गोया जख्मों से खरंड उतर रहे हैं। प्लीज़ कोई और बात कर लें। इस टॉपिक को पहले ही सोच कर अब मेरा दिमाग फट जाने को है। प्लीज़ अब मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहती। नवेरा कुछ कहने को अल्फाज तरतीब दे ही रही थी। जरीश के इस दो टोक अंदाज पर सिर्फ सर हिलाकर मुस्कुरा दी थी। सो जाओ, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। वो सोने को लेट गई थी, जबकि जरीश इसी तरह नीम दराज सी फिर सोचों में गुम हो चुकी थी। अगले दिन
اس نے ماما پاپا کو کہہ دیا تھا کہ وہ لاہور واپس جانا چاہتی ہے۔ ماما نے اس سے 1-2 دن مزید رکنے کو کہا، مگر وہ پہلے ہی کافی ہرج ہو گیا ہے کا کہہ کر انکار کر گئی تھی۔ نویرا کو فی الحال اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتی تھی، اگلی دفعہ لے کر جائے گی۔ نویرا سے متعلق اس نے یہی ظاہر کیا تھا۔ ماما پاپا کو بظاہر نویرا کے رکنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اس کے یوں اکیلے جانے پر ماما کو ضرور تعمل تھا۔ ماما جہاز سے جانا ہے، کچھ نہیں ہوتا، مگر زریش اکیلے سامان نے اعتراض کیا تو کچھ نہیں کہیں گے وہ صرف اتنا کہہ کر بات ختم کر گئی تھی۔ پاپا نے ٹکٹس منگوا دیا تھا، فلائٹ کا ٹائم 2 بجے کا تھا۔ ناشتے کے بعد ہی اس نے پیکنگ کر لی تھی، کافی وقت تھا اس کے پاس۔ 11 بجے کے قریب وہ بات لے کر سو گئی تھی۔ ارادہ تھا کہ 1 بجے تک اٹھ کر تیار ہو کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو جائے گی۔ وہ گہری نیند میں تھی، زور سے دروازہ پیٹے جانے پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ دروازہ مقفل کر کے سوئی تھی۔ آپ فوراً اٹھ کر دروازہ کھولا تو نویرا کو دیکھ کر سکون سے پلٹی تھی۔ بڑی دیر سوئی ہو تم؟ اس نے وقت دیکھا، 1 بج رہا تھا، ابھی تو اس میں تیاری بھی کرنا تھی۔ او نو! وہ فوراً باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ منہ دھو کر باہر نکلی تو نویرا بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ باہر مہمان آئے ہیں۔ بالوں میں برش پھیرتے وہ چونکی تھی۔ کون؟ تمہارے تایا ابو اور ان کی بیگم، تمہارے ماموں کی فیملی، تمہاری بہن اور بہنوئی وغیرہ۔ باقی سب تو نہیں، مگر طاہرہ بیگم کی آمد پر وہ چونک گئی تھی۔ تائی امی بھی ہیں؟ نویرا نے پرسکون جواب دیا تھا۔ کیوں آئے ہیں یہ لوگ یہاں؟ اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ نویرا نے بغور دیکھا، شاید تمہاری تائی امی صلح کی پیشکش لے کر آئی ہیں۔ آنٹی اور انکل لاؤنج میں سب کے پاس ہی ہیں۔ مجھے آنٹی نے ہی بھیجا تھا کہ تمہیں اٹھا کر ادھر لے آؤں۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، میری 2 بجے کی فلائٹ ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ وہ غصے سے کہہ کر الماری سے اپنا سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ چینج کر کے واپس آئی تو نویرا ادھر ہی تھی، بیگ میں اپنا ٹکٹ اور دوسری چیزوں کی موجودگی چیک کر کے اسکارف لے کر سر پر اچھی طرح لپیٹ کر دوپٹہ پنوں کی مدد سے کندھوں پر جما کر پلتی تھی۔ تم ایک دفعہ ان لوگوں سے مل تو لو، ہو سکتا ہے مفاہمت کی کوئی راہ نکل آئے۔ نہیں نکل سکتی۔ آج تائی امی کو اپنی بہن کی اصلیت کا علم ہوا ہے تو وہ معافی مانگنے آ گئی ہیں۔ ان کے پاس اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ خود سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتی، ہمارے گھر آتی تو شاید میں سوچتی بھی مجھ میں اتنا ضعف نہیں ہے کہ میں گزشتہ کے تمام حالات و واقعات بلا کر پھر سے خود کو بڑی پرانے والی زرش بنا لوں۔ سوری، آپ امی کو کہہ دیجیے گا میری فلائٹ میں تاخیر ہو رہی تھی، اسی لیے میں جا رہی ہوں۔ موبائل بھی اٹھا کر بیگ میں رکھتے اپنا کپڑوں والا بیگ تھامے وہ باہر نکل گئی تھی۔ لاؤنج والی سائڈ کی بجائے وہ دوسری سائڈ سے ہوتے لان میں نکل آئی تھی۔ نویرا کے ہمراہ ہی تھی۔ آپ یہاں سے بے فکر ہو کر رہیں، میں فون کرتی رہوں گی۔ ڈرائیور کو اپنا بیگ تھما کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز پر شائستہ بیگم باہر نکلی، مگر تب تک ڈرائیور گاڑی گیٹ سے نکال چکا تھا۔ زرش چلی گئی ہے کیا؟ نویرا قریب آئی تو وہ حیران و پریشان سی کھڑی پوچھ رہی تھی۔ جی، میں نے کہا بھی تھا کہ آپ بلا رہی ہیں، مہمانوں کا بھی بتایا، مگر وہ کسی سے نہیں ملنا چاہ رہی تھی، آپ کے لیے سوری کہہ رہی تھی کہ ملے بغیر جا رہی ہے۔ شائستہ بیگم نے لب بھینچ لیے۔ زرش کی خاموشی سے خوفزدہ پہلے ہی تھی، مگر اندازہ نہیں تھا کہ وہ ان سے بھی ملے بغیر چلی جائے گی۔ ان کا دل بڑا دکھی ہو رہا تھا۔ وہ اندر آئی تو سبھی منتظر تھے۔ گاڑی کی آواز تو انہوں نے بھی سنی تھی۔ 2 بجے زرش کی فلائٹ تھی، ڈرائیور کو لے کر چلی گئی ہے۔ شور کے پاس بیٹھ کر دھیرے سے بتایا تو سعود احمد بھی خاموش سے ہو گئے تھے۔ طاہرہ بیگم کے اندر کا ملال ایک دم گہرا ہوا تھا۔ جب سب ان کو معاف کر چکے تھے، وہیں زرش کے اس رویے نے از حد تکلیف پہنچائی تھی، یعنی جس کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی کی تھی، اسے ان سے معاف کرنا تو دور کی بات، اس سے سامنا کرنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی تھی۔ ان کی آنکھوں سے شرمساری کے آنسو بڑی شدت سے گرے تو سبھی اسے دیکھے گئے تھے۔ وہ بڑے کم وقت میں ایئرپورٹ پہنچی تھی۔ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جب اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی تو سر سے پاؤں تک غم زدہ تھی۔ زندگی میں پہلی بار یوں اکیلے، وہ بھی ماما پاپا سے ملے بغیر، اتنی دور تک کا سفر کر رہی تھی۔ بے شک جہاز کا سفر تھا، مگر تھی تو تنہا۔ السلام علیکم، ساتھ والی سیٹ سے آواز آئی تو وہ چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ ارے آپ! سرنواز فاروق کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت نے آ لیا تھا۔ وعلیکم السلام، پھر مسکرا کر جواب بھی دیا تھا۔ سرنواز بھی لگتا ہے اسی طرح بھاگ دوڑ میں سیٹ تک پہنچے تھے۔ لاہور جا رہی ہیں، اکیلی ہیں کیا؟ جی، اور سامان کیسے ہیں؟ گھر والے سب ٹھیک ہے، بیلٹ باندھ لیں۔ کچھ دیر بعد جہاز کی رفتار نارمل ہوئی تو ایئر ہوسٹس نے کھانے پینے کو پوچھا۔ اس نے معذرت کر لی سر، جبکہ سرنواز نے جوس منگوا لیا تھا۔ پریشان ہے کیا؟ سامان تو ٹھیک ہے جی، بہتر ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے یہاں آئے؟ رات فون پر جب بات ہو رہی تھی تب تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا آپ نے۔ کراچی میں ہیں، رومیسا کو ہی چھوڑنے آیا تھا، کافی دنوں سے وہ آنے کا کہہ رہی تھی۔ باقی کا سفر دونوں کا خاموشی سے گزرا تھا۔ سرنواز فاروق کی موجودگی میں زرش کو اکیلے ہونے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ گھر
से निकलने के बाद इसने फ़ोन ऑफ कर दिया था। पता नहीं इसने गलत किया था या दुरुस्त, मगर ये सब करने के बाद भी वो खुश ना थी। सरनवाज ने ही इसे घर ड्रॉप किया था। इसने इन्हें अंदर आने का कहा था, मगर वो बड़ी सहूलत से फिर कभी पर बात टाल गए थे। घर आकर 1-1.5 घंटे बाद इसने मोबाइल ऑन किया था। 5 मिनट बाद ही कराची से मामा की कॉल आ गई। ये क्या बचपना था ज़रिश, ना किसी से मिली जुली, ना किसी को बताया था कि हमें भी नहीं, और खामोशी से चली गई। सलाम दुआ के बाद इन्होंने बड़े गर्म लहजे में कहा था। पहली दफ़ा इस सिलसिले में इन्हें ज़रिश के हटीलेपन पर गुस्सा आ रहा था। कितनी सुबह सबके सामने सहना पड़ी थी। अगर फ्लाइट का टाइम ना इतना कम ना होता तो शायद मैं रुक जाती, आप और पापा से मिलकर ज़रूर आती। इसने बड़ी संजीदा अंदाज में कहा था। ज़रिश, अब हालात इस मकाम पर हैं कि तुम्हें अपने अंदर लचक पैदा करनी है। तायरा को अपनी गलतियों का एहसास है और वो सबसे न सिर्फ अपनी गलतियों की माफ़ी मांग चुकी है, बल्कि अब अजाला करने को भी तैयार है। माजी पर रोने पीटने का या जिद लगाकर अड़ जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे पहले भाई साहब और इसकी औलाद ताहिरा को माफ़ ना करती कि बहरहाल सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हें बच्चों का हुआ है। ज़रिश, तुम्हारी इस हरकत ने बहुत दुख दिया मुझे। बड़ों का एहतराम करना सिखाया था मैंने तुम्हें, चाहे हालात कुछ भी हों। तुम्हारे अंदर यूं बिला वजह की जिद कहाँ से पैदा हो गई? मामा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। रह गया इनकी गलतियों को नज़रअंदाज करना, तो वो भी मैं कर लूंगी, मगर कुछ वक्त लगेगा। एकदम यूं सब बर्दाश्त करने का ना मेरे अंदर हौसला है और ना ही मेरा ज़र्फ इतना बुलंद है कि मैं ये सह सकूं। मामा प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें। मैं दिल में कोई कदूरत नहीं रख रही, मगर ये भूल कर वही पुराने ताल्लुकात बरकरार रखना भी अब मेरे इख्तियार में नहीं। ठीक है, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, अच्छी बात है। मैंने कभी यही मुतालबा किया था, मगर मामा दिल नहीं करता इनका सामना करने को, इनको देखने को या इनसे कोई बात करने को। मैं इस सिलसिले में बेबस हूँ। इसने सहूलत से अपने दिल की कैफियत कह सुनाई थी। इस तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजारने की ज़रिश के ख्यालात जानकर वो असहद मुतफक्कर हो गई थी। समान और ताहिरा में माँ बेटे का ताल्लुक है, जबकि तुम सिर्फ बीवी हो। इन हालात में कि वो अपनी माँ को माफ़ भी कर चुका है, कुछ हालातों वाक़यात को नज़रअंदाज कर गया है। तुम क्या ख्याल करती हो कि समान किसका साथ देगा, तुम्हारा या अपनी माँ का? सवाल ऐसा था कि ज़रिश चुपचाप सी रह गई थी। इस सिलसिले में समान इससे साफ और तफसीली बात कर चुका था और वो क्या चाहता था वो वाज़ा कर चुका था। अगर समान ने इस सिलसिले में इसके एहसास समझने की बजाय वाकई अपनी माँ का साथ दिया तो इस सवाल ने इसके अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया था। माँ बाप का फ़र्ज होता है औलाद को समझाने। तुम्हारे यूं चले आने का क्या समान को मालूम ना हुआ होगा? इसने क्या बुरा ना माना होगा? बेशक हम लोग बाकायदा तुम्हें इसके साथ रुखसत कर चुके हैं, मगर ये मत भूलो कि कराची से इस्लामाबाद और फिर वहाँ से लाहौर जाना सिर्फ तुम्हारी जिद थी, समान का ये फैसला ना था। शाइस्ता बेगम ने एक और तल्ख हकीकत इसके सामने रखी थी। तुम्हारे पापा ने भी तुम्हारे इस अमल को नापसंद किया है। नफीसा आपा, भाई साहब सब की मौजूदगी में तुम्हारे मिले जुले बगैर चले जाने का बताते कितनी शर्मिंदगी हो रही थी हमें। मामा प्लीज़, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ, आप लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। ज़रिश को अपने एहसासात जज्बात की जद पर आते महसूस हुआ तो वो चटक गई थी। ज़रिश, मामा को इसके रवैये पर असहद दुख हुआ था। क्यों खुद को तनहा करने पर तुली हुई हो? इतनी मोहब्बतें, रिश्तों और चाहतों की मौजूदगी में खुद को अकेला कर रही हो। तुम हमारी औलाद हो, सबसे चहेती बेटी हो हमारी। हम कैसे तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ सकते हैं? ऐसा ना कहो, तुम गलत कर रही हो। तुम्हें इस अमल से बाज रखना समझाना हमारा फ़र्ज़ है। कल को समान भी बेपनाह मोहब्बत के बावजूद तुम्हारे कहने पर तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दे तो क्या करोगी तुम? ऐसा ना करो, वरना पछतावे सारी उम्र मुकद्दर बन जाएंगे। तारा बेगम की मिसाल तुम्हारे सामने है, कुछ तो अकल करो। कुछ दुख और कुछ गुस्से से कहते इन्होंने समझाया तो ज़रिश लब भींच गई। वो मामा और समान अहमद की सभी बातों को समझती भी तो थी। इसके अंदर इतना हौसला नहीं था कि वो तारा बेगम के मौजूदा हैसियत से कबूल कर ले। बहुत मुश्किल था। मामा और भी बहुत कुछ कह रही थी, समझा रही थी और ज़रिश को अपना जहन माऊफ होता महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद मामा ने कॉल ड्रॉप कर दी और वो सोचो कि एक ऐसे भंवर में जा उलझी थी जहाँ से सब फरामोश करने के लिए बड़ी हिम्मत और बर्दाश्त की ज़रूरत थी, और ये सब वो कभी नहीं कर सकती थी। खालदा बेगम चंद दिन अस्पताल ही रहकर दोबारा घर आ गई थी। नबील के सारे हवास ठिकाने आ चुके थे। इसे रह रहकर अपने रवैयों पर पछतावा हो रहा था, मगर अब अजाले की कोई सूरत ना थी। नवेरा के मिलने की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। हर बाहर कोशिश नाकाम रही थी। जुबैदा बेगम और हमीद साहब खालदा बेगम की अयादत को गए थे।
पीछे रिमशा घर में अकेली थी। शाम का वक्त था। फूफो की आयादत पर इसने जल्दी खाना पका लिया था। अब फारिग बैठी इन लोगों की वापसी का इंतजार कर रही थी, मगर कोई भी अभी तक घर नहीं लौटा था। वो इंतजार से उकताकर टीवी के सामने आ बैठी तो बेल होने लगी। जाकर गेट खोला तो रजा को देखकर सुकून का सांस लिया। अकेले घर में अब इसे खौफ आने लगा था। कहाँ थे तुम सारा दिन? वो खामोशी से अंदर बढ़ रहा था। पीछे से सवाल आया। वो भी साथ ही थी। वो इसे एक नजर देखकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। वो दोबारा टीवी के सामने बैठ गई थी। अम्मी कहाँ हैं? रिमशा ने देखा। वो चेंज करके हाथ मुंह धो चुका था। नबील भाई के यहाँ गई हुई हैं, अंकल के साथ। नबील का नाम सुनकर वो लब भींच गया था। नबील इसकी शक्ल देखने का भी रवादार ना था। और वो खाना खाओगे? इसे पलटते देखकर कहा। क्या पकाया? वो अब तनहा कमरे में ही खाना खाता था। रुक कर पूछा। रहने दो, जब सब खाएंगे तो मैं भी खा लूंगा। रिमशा बताने लगी तो वो टोक कर वापस कमरे में चला गया। आजकल खुद एहतसाबी के अमल से गुजर रहा था। इसे रिमशा इस रात इतना कुछ सुना गई थी और जवाब में वो कुछ भी ना कह पाया था, हता कि इसके अल्फाज की नफी भी नहीं कर पाया था। वो तो अपनी नजरों से गिर गया था। किसी से क्या गिला करता? रिमशा के नजदीक वो शारिक जमान से दुनियादारी के लिए माफी मांगकर अब नया खेल खेल रहा है, जबकि इसने शारिक से माफी खलूस दिल से मांगी थी, दुनियादारी के लिए नहीं। रिमशा ने एक तरफ इसके माँ बाप भी इससे बदजन हो चुके थे। हाँ, वो कमजोर इंसान वाकया हुआ था। महज जज्बात में बहकर इसने कितने लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। ये सच था। इसने महज रिमशा की जिद में आकर वो सब नहीं किया कहा था। इसने अगर रिमशा की जिद में आकर ही वो सब करना होता तो वो बहुत पहले कर चुका था। जिंदगी में इसे बड़ा मौका मिला था। नवाज और नवेरा की मंगनी के और इनका वाकया, नवाज के चले जाने के बाद का दौरानिया, नवेरा के शारिक से शादी के बाद के वाकयात। इसे बहुत से मौके मिले थे, मगर इसकी नीयत कभी खराब नहीं हुई थी। इसकी नीयत तो तब खराब हुई थी जब नवाज फारूक और रजिया बेगम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर वो शशद्द रह गया था। अगर वो सब कुछ कर सकता है और खानदान में किसी को कानून का खबर नहीं हो सकती थी, वो भी नवेरा को हासिल कर सकता है। इसके ख्यालात में पुख्तगी तब आ गई जब गोली लगने से शारिक जमान अस्पताल में एडमिट था और वो अयादत को गया था। जब वहाँ नवेरा और शारिक की गुफ्तगू दरवाजे के बाहर खड़े सुनकर और फिर नवेरा को घर तक छोड़ते हुए इसने बहुत कुछ सोचा था, मगर इरादों पर इतना मजबूत ना था। रिमशा तो महज एक बहाना बनी थी इसके अंदर के गुबार को बाहर निकालने के लिए। वो नवेरा को हासिल करना चाहता था हर कीमत पर। वो खुद को शारिक जमान से बेहतर और नवेरा के 1000 दर्जे काबिल समझता था। और इस रात रिमशा से झगड़ा तो महज बहाना था। इसने अपने अंदर पकते अलावे को इस रात बाहर निकलने की राह दिखाई थी। इसने शारिक जमान से चंद झूठ और कुछ सच समेत नवेरा की बदकिस्मती का खेल खेलने का आगाज कर दिया था। शारिक ने इसकी तवक्का के एन मुताबिक रद्द-ए-अमल दिया था, मगर नवेरा के सामने खड़े होकर अपने जज्बात का इजहार करते नवेरा की आंखों में अपने लिए जमाने भर की नफरत देखते दिल बेइख्तियार लरज उठा था। वो इंतहाई नदामत था, मगर दिल फिर भी नवेरा से दस्तबरदार होने को तैयार ना माना था। बाद के हालात सबके सामने थे और अब नवेरा घर छोड़कर जिस तरह गई थी और शारिक का इसके माफी मांगने पर वो जो रद्द-ए-अमल था, इसने दिल से सारी खुश फहमियाँ दूर कर दी थी। वो दिल से दुआ होता कि नवेरा वापस आ जाए। वो जहाँ कहीं भी है पूरी इज्जतों आबरू के साथ बाहिफाजत रहे। सारा दिन खुद से लड़ते उलझते, ज़मीर की अदालत के जवाब देते अपना आप अब शल हो चुका था। इस वक्त भी वो आंखों पर बाजू रखकर अपनी जात की जंग लड़ रहा था। माँ बाप इससे नाराज थे। हमीद साहब तो इसे सामने देखते ही नफरत से मुंह फेर लेते थे। जुबैदा बेगम शोहर की नफरत से मुंह तो नहीं फेर सकती थी, मगर इससे बोलती भी नहीं थी। 3 वक्त का खाना खामोशी से इसके कमरे में रख जाती थी और दीगर ज़रूरियात भी ऐसे ही पूरी कर रही थी। रह गई रिमशा तो इसकी नफरत इसके सामने थी। कभी वो बड़ी मोहब्बत से इसकी मुंतजिर रहा करती थी और अब न जाने कितनी देर गुजर गई थी। इस तरह बैठे बैठे के कमरे में होने वाली खटपट पर सर उठाकर देखा। जुबैदा बेगम तपाई पर खाना रख रही थी। खाना खा लो। वो इनको बगौर देख रहा था। खाना रख कर सीधी हुई तो इसे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर जबान से कह दिया, वरना वो अब जबान का इस्तेमाल बहुत कम करती थी। अम्मी, वो बाहर निकलने को था। इस पुकार पर पलट कर देखा था। बड़ी संजीदा नजरें थी, मलामत करती हुई नजरें। वो उठकर इनके पास चला है। मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा कर चुका हूँ, मुझे मलामत करें, बुरा भला कह लें, मगर ये चुपकी मार ना मारें, प्लीज़ कुछ तो कहा करें। वो माँ बाप के इस रवैये से चंद दिनों में ही हौसला हार गया था। क्या बात करूँ तुमसे, तुम्हारी सूरत देखती हूँ तो नवेरा की पाकीज़ा सूरत याद आ जाती है। क्या कसूर था इस बच्ची का? कितनी बदनसीब माँ हूँ मैं। किसी की आहें मेरी औलाद की वजह से हैं। खालदा बाजी की हालत देखी नहीं जाती, इनकी आंखें खुश्क नहीं होती। इस माँ के दिल से मेरी औलाद के लिए ना जाने कैसी आहें निकली होंगी। एक ही तो औलाद है मेरी। क्या क्या तूने रज़ा?
کیا کیا تو نے رضا؟ زندگی امتحان بنا دی۔ وہ ابھی خالدہ بیگم کو دیکھ کر لوٹی تھی، دل پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ وہ ایسے میں رضا کا لٹا پٹا انداز دیکھ کر اس کا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ کتنی منتوں مرادوں سے مانگا تھا، کیا اس دن کے لیے؟ ان کا دل گریہ زاری کرنے کو چاہ رہا تھا۔ دعا کرو نویرہ کا پتہ چل جائے۔ نبیل، شارق، نواز بھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ بچی کو ساتھ خیریت اور عزت کے گھر لائے۔ وہ اپنی آنکھوں سے بہہ جانے والے اشک دوپٹے سے صاف کرتے کمرے سے نکل گئی تھی اور رضا ماں سے ہزار باتیں کرنے کی آس میں خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا۔ سب اس کا اپنا بویا ہوا تھا، وہ جو کاٹ رہا تھا۔ پھر کسی کو الزام دے، کیوں دے؟ نویرہ کے تصور نے پھر دل کی دنیا نویرہ کے تصور نے پھر دل کو دنیا کی بھیڑ سے اچاٹ کر ڈالا تھا۔ اگلے دن اس نے سمان احمد کے نمبر پر کال کی تھی، مگر سمان احمد نے کال ریسیو نہیں کی۔ اس نے میسج بھیجے مگر ان کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد وہ روزانہ اٹھتے بیٹھتے مسلسل رابطہ کرتی رہتی تھی، مگر سمان احمد نے بھی گویا کال ریسیو نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جو دن گزر رہے تھے ان کی پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ کراچی ماما سے مسلسل رابطہ تھا، نویرہ سے بھی روزانہ بات ہو رہی تھی، مگر سمان احمد سے ہنوز بات نہ ہو سکی تھی۔ 3-4 دن مسلسل ایسا نہ ہوا تو پھر اس نے بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے بعد میں آنے والے دنوں میں خود بھی رابطہ نہ کیا اور نہ ہی سمان نے ایسی کوئی کوشش کی۔ وہ اکیلی یہاں آئی تھی، طاہرہ بیگم بطور خاص اس سے معافی مانگنے آئی تھی، مگر اس نے ان سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ سمان کا اس پر رد عمل بڑا شدید تھا۔ یونیورسٹی کی وہی روٹین تھی، یہاں آتے ہوئے بھی اسے ہفتہ ہونے لگا تھا۔ ماما سے بھی اسے علم ہوا تھا کہ سمان پہلے سے بہتر ہے، اب چند گھنٹوں کے لیے آفس بھی جا رہا ہے۔ سمان سے رابطہ نہ صحیح، مگر یہ اطلاع خوش آئندہ تھی۔ چند دن مزید گزرے تو کراچی کال کرنے پر علم ہوا کہ پھپھو نے سعد اور فرح کی شادی کی تاریخ طے کر دی ہے۔ پہلے ان کا ارادہ نکاح کرنے کا تھا، مگر پھر اچانک ہی ان لوگوں نے شادی کی بات طے کر دی ہے۔ درمیان میں صرف 1 ماہ کا عرصہ ہے۔ ان کا دل چاہا کہ کراچی تایا کے گھر فون کر کے فرح سے بات کر لے، اسے مبارکباد دے، مگر پھر سمان اور طاہرہ بیگم کے رویوں کا سوچ کر اس نے اپنے اس خیال کو ذہن سے نکال دیا تھا۔ یونیورسٹی وہ باقاعدگی سے جا رہی تھی، آج کل پڑھائی پر خصوصی توجہ دے رہی تھی۔ گزشتہ دنوں مس ہونے والی کلاسز کے لیکچرز اسے مل گئے تھے، وہ یہاں پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ باقی سب ذہن سے نکال کر اس نے خود کو پڑھائی کی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ سارا دن اس کا یونیورسٹی میں مصروف گزرا تھا۔ کلاسز کے بعد اس نے امجد کو بلوا لیا تھا۔ گھر جانے سے پہلے وہ سر نواز کے آفس میں چلی آئی تھی، ان سے پڑھائی کے سلسلے میں کچھ بات چیت کرنا تھی۔ وہاں اسے تقریباً 15 منٹ لگے۔ امجد انتظار کر رہا تھا۔ اس کے انتظار سے جلدی نواز سے بات کر کے کتابیں سمیٹ کر باہر نکلی کہ اندر آتے کسی شخص سے ٹکرا گئی۔ کتابیں اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ اف! آنے والے کا قصور تو نہیں تھا، وہی عجلت میں تھی۔ سوری۔ سامنے والے کو دیکھے بغیر وہ جھک کر کتابیں اکٹھی کر کے فوراً وہاں سے نکلی تھی، جبکہ اس سے ٹکرانے والے شارق زمان ابھی تک اسی دہلیز پر کھڑا تھا۔ یہ چہرہ کہیں دیکھا ہے، اس کا ذہن الجھ گیا تھا۔ کہاں دیکھا ہے اسے میں نے؟ وہ لڑکی جا چکی تھی، مگر وہ ابھی تک اسی مقام پر تھا۔ پتہ نہیں کہاں دیکھا ہے اسے میں نے؟ الجھتے ہوئے وہ دماغ میں چلا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ نواز فاروق اسے دیکھ کر چونکا۔ شارق زمان اس کے آفس میں، خیریت تو ہے؟ وعلیکم السلام، تم خیریت؟ اس نے مسافہ کرتے بیٹھنے کا اشارہ کر کے ساتھ ہی استفسار کیا تھا۔ ہاں خیریت، انسپکٹر انجم کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں، ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا کہ تم سے بھی ملاقات کر لوں۔ وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ جو لڑکی یہاں سے ابھی نکل گئی کون ہے؟ ذہن ابھی تک اس لڑکی میں الجھا ہوا تھا۔ نواز سے بھی دریافت کر لیا۔ کون؟ نواز نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ بھلا کیوں پوچھ رہا تھا؟ یہی جو میرے آنے سے پہلے نکل کر گئی ہے۔ زرش کی بات کر رہے ہو؟ اسٹوڈنٹ ہے میری۔ زرش کے نام پر پھر وہ چونکا تھا۔ اسے یہ نام بھی جانا پہچانا اور سنا سنا لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے، یہ نام بھی سنا ہے، مگر کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے۔ اس نے اپنی الجھن اسے بیان کر دی۔ نواز ہنس دیا۔ نہیں یار، یہ لڑکی تو کراچی کی رہنے والی ہے، یہاں صرف اسٹڈی کے لیے آئی ہوئی ہے، اتنی مشہور نہیں ہے۔ مگر شارق زمان مسلسل اپنے ذہن کو کھنگال رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک دم دھماکہ ہوا۔ نویرہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی لڑکی اور پھر تیزی سے ریورس کرتے گاڑی کو بھگانے والا چہرہ، وہ اسکارف میں لپٹا چہرہ۔ او مائی گاڈ! وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا، ہاتھ میں ہاتھ مار کر۔ کیا ہوا؟ نویرہ کا پتہ چل گیا؟ جذبات سے اس کی بھاری آواز مزید بھاری ہو گئی۔ کیا؟ نواز بھی حیران ہو کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ لڑکی ہمیں نویرہ تک لے جائے گی۔ مسز زری سمان احمد، یہی نام ہے نا اس کا؟ خوشی سے بمشکل اپنے آپ کو کنٹرول کرتے اس نے حیران کھڑے نواز کو دیکھا۔ اس نے بغیر کچھ سمجھے گردن ہلا دی۔ مگر یہ نویرہ کو کیسے جانتی ہے؟ ہمیں نویرہ کا پتہ کیسے دے سکتی ہے؟ نواز کو شارق کے دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ کچھ ناراض ہو کر اس سے پوچھا۔ اسے شارق کے منہ سے زرش کے لیے یہ لڑکی کہنا قطعی اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ کیا؟ اس کے تو بڑے بھی دیں گے، تمہیں بعد میں ساری بات بتاتا ہوں، ابھی نویرہ کہیں بھاگ کر تو دکھائیں۔ شارق خاصا پرجوش ہو کر
हो चुका था। मुस्कुरा कर नवेरा को देखा। इसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। बड़े दिनों बाद वो ऐसी हंसी हंसा था। 1 मिनट में जरा अंजुम को फोन कर लूं। इसने जेब से फोन निकालकर नंबर मिलाया। हाँ अंजुम, मैं शारिक बोल रहा हूँ। नवेरा का एड्रेस मिल गया है। हाँ हाँ हाँ। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, यूँ समझो इल्हाम हुआ है। बैठे बिठाए नवाज के पास आना बड़ा अच्छा शगुन साबित हुआ है। बस इतला दे रहा हूँ, नवाज को लेकर तुम्हारे पास आता हूँ, कहीं जाना नहीं, बाकी की तफसीलात आकर बताता हूँ। इसने फ़ोन ऑफ कर दिया था। ये क्या तरीका है शारिक? अंजुम को क्यों कॉल की है तुमने? कुछ मुझे भी तो बताओ। ख्वामखा इस लड़की को फंसा रहे हो तुम। अपने क्लेरिकल स्टाफ से इस लड़की का एड्रेस पता करवा कर दो। अगले 5 मिनटों में वो आराम से दोबारा सोफे पर बैठे हुक्म दे रहा था। नवाज को बड़ा जहर लगा था। हरगिज नहीं, एक इज्जतदार घराने की वो लड़की है, कोई एड्रेस नहीं दिलवाऊंगा। तो ठीक है, इस वक्त मेरी जेब भरी हुई है, मैं खुद पता कर लेता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ था। शारिक रुको। वो बाहर निकलने लगा तो इसने फौरन रोका था। वो लड़की मेरी जानने वाली है, इनकी सारी फैमिली को मैं जानता हूँ। यूँ कहो रुमैसा की फैमिली के इसकी फैमिली से मुरासिम है। ये यहाँ अकेली सिर्फ पढ़ने के लिए आई हुई है, कराची में होती है इसकी फैमिली। तुम्हें ख्वामखा गलत फहमी हुई है। नवेरा का भला इससे क्या ताल्लुक? इसने इसे समझाना चाहा। इस लड़की को मैं खुद नवेरा के साथ इसकी गाड़ी में देख चुका हूँ। ये लड़की गाड़ी चला रही थी और फिर मेरे देख लेने पर वो गाड़ी भगा कर ले गई थी। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ ही था जब नवेरा हमारे सामने से गाड़ी में बैठ कर निकल गई थी। तब मैं इस लड़की का चेहरा और गाड़ी का नंबर भी ना देख पाया था, मगर रिसेप्शन पर मालूम करने से पता चला कि मिसेस समान अहमद के नाम से ये लोग वहाँ थे। मजीद नर्सिस और स्टाफ को खरीदने पर पता चला कि मजहब नामी बच्चा बीमार था और मजहब सिर्फ मेरे बेटे का नाम है, और नवेरा को तो खुद वहाँ अस्पताल में देख चुके थे। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं, ये लड़की नवेरा को जानती है। नवेरा लोगों के पास है। मुझे इस लड़की का एड्रेस चाहिए। बड़े संजीदा और दो टोक अंदाज में इसने सब बता के आखिर में एड्रेस तलब किया, और नवाज फारूक हक्का बक्का से खड़ा था। इसकी ये सारी कहानी एक फिल्मी सी सिचुएशन थी। इसे यकीन करने में तामुल हो रहा था, मगर पुलिस को इन्वॉल्व करना कोई अच्छी बात नहीं। ये लड़की यहाँ अकेली रहती है, इसके घर का मुझे इल्म है, जा चुका हूँ मैं 1-2 बार। इज्जतदार फैमिली से ताल्लुक रखती है। इस तक पहुँचने के लिए बहुत अच्छी तरह मालूम तो कर लो कि नवेरा वाकई इन लोगों के पास है या नहीं, फिर पुलिस को इन्वॉल्व करो। इसने रसानियत से समझाया। शारिक से घूरता रहा। मुझे घूरो नहीं, ये मशवरा तुम्हारे फायदे के लिए है। वो छोटी मोटी फैमिली नहीं है, बड़े ताल्लुकात वाले लोग हैं। कराची में इनका एक नाम है, बड़े शरीफ लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं। ये समान अहमद की मिसेज है। समान अहमद डॉक्टर जफर का गहरा दोस्त है। इन लोगों के आपस में खानदानी ताल्लुकात है। मैं अच्छी तरह इस लड़की को जानता हूँ। अव्वल तो तुम्हें गलत फहमी हुई है, दूसरी सूरत में अगर नवेरा वाकई इन लोगों के पास है तो भी पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ, सब मालूम कर लेते हैं। नवाज की बात सारे जमान के पल्ले पड़ ही गई थी। ठीक है, अगर नवेरा ये बच्चे को इन्होंने छुपाने या इधर उधर करने की कोशिश की तो फिर मैं अपने तरीके से इस मामले को हैंडल करूंगा, तब भी तुम कुछ नहीं बोलोगे। ओके, नहीं बोलूंगा। मुझे यकीन है नवेरा इन लोगों के पास नहीं है। अगर हुई भी तो मैं खुद जरी से बात करूंगा। यकीनन अगर नवेरा लाहौर में ही है तो फिर जरीश को मेरी बात मानना होगी। वो खुद नवेरा को कॉल करने की कोशिश करेगा। अगर नवेरा वहाँ हुई भी तो हम इसे ज़बरदस्ती वहाँ से नहीं ला सकते। ठीक है, खिलाफ मामूल वो फ़ौरन मान गया। अभी चलना है या कुछ देर बाद? चीज़ें समेटते नवाज ने शारिक को देखा। नहीं अभी। अब तो वो एक पल भी इंतज़ार नहीं कर सकता था। बड़े दिन हो गए थे ख्वार होते हुए। कुछ देर बाद वो गाड़ी में थे। शारिक ने इंस्पेक्टर अंजुम को आने से मना कर दिया था। सारे रास्ते दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई थी। अच्छे खासे पोश इलाके में बने इस खूबसूरत घर के सामने गाड़ी नवाज ने रोकी तो शारिक फौरन बाहर निकला। चौकीदार मुस्तैद खड़ा था। समान अहमद घर पर हैं? नवाज ने भी बाहर निकलकर चौकीदार से मुसाफे के बाद पूछा। दोबारा जरीश को छोड़ने आया था। चौकीदार सलाम दुआ हो चुकी थी। वो फौरन पहचान गया था। नहीं साहब तो कराची में होते हैं और इनकी मिसेज वो घर पर ही हैं। इन्हें कहो नवाज फारूक मिलना चाहते हैं। ठहरो। नवाज के पैगाम पर वो जाने लगा तो शारिक ने रोक लिया। इस घर में कौन कौन रहता है? चौकीदार ने ताज्जुब से इस नए इंसान को देखा। बेगम साहिबा होती हैं, ड्राइवर, मुलाजमा और मैं खुद होता हूँ। साहब कभी कभार आते हैं। और कोई नहीं होता? बेगम साहिबा के अलावा और कोई लड़की नहीं होती? नहीं साहब। अब के शारिक ने उलझ कर नवाज को देखा था। बेगम साहिबा के साथ कोई और खातून नहीं रहती? मसलन कोई बच्चे वाली खातून? अच्छा, आप नवेरा बीबी की बात करते हैं? चौकीदार फौरन समझा था। शारिक ने नवाज को यूं देखा जैसे कह रहा हो कि अब क्या कहते हो? हाँ वही नवेरा बीबी। मगर साहब वो तो चंद दिन सिर्फ यहाँ रहता। बेगम साहिबा अकेली रहती हैं ना, तो इन्होंने आया रखी थी। अकेली रहती हैं ना, तो इन्होंने आया रखी थी, फिर वो चली गई। बेगम साहिबा कहती हैं इस औरत को ये जगह पसंद ना आई थी।
कहीं और चली गई है, शायद किसी और के घर, हमको ज़्यादा नहीं पता। मैं बेगम साहिबा को पैगाम दे देता हूँ। नवाज के सर हिलाने पर वो अंदर चला गया था। चौकीदार की मालूमात पर वो दोनों ही परेशान हो गए थे। इसका मतलब है कि नवेरा इधर थी, मगर अब वो कहाँ है? शारी का इश्तिहाल बढ़ने लगा था। चंद पल पहले लगा था कि जैसे अब जिंदगी की आजमाइश खत्म हो चुकी है, मगर अब फिर वही बेबसी दर आई थी तबीयत में। जरीश अभी यूनिवर्सिटी से आकर खाना खाकर चेंज करके अपने कमरे में आई ही थी कि मुलाजमा चौकीदार का पैगाम ले गई थी। कोई नवाज फारूक साहब मिलना चाहते हैं। वो पहले तो इस नाम पर ही हैरान हुई थी, मगर गौर करने पर फौरन उछल के चौकीदार को कहो इनको अंदर भेजे, सर नवाज हैं, जल्दी करो। वो लाउंज में चली आई थी मुलाजमा की हमराही में। सर नवाज फारूक और एक अजनबी आदमी को देखकर वो गैर मुतकद्दम को आगे बढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, नवाज फारूक ने सलाम किया जबकि शारिक जमान लब बेंच जरीश को गौर देख रहा था। वालेकुम अस्सलाम, आइए सर बैठिए। दोनों सोफे पर बैठ गए थे। जरीश इनके पास से ही आई थी। अब सर को अपने घर में देखकर उलझ गई थी। वो भी शायद सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगी कि शायद वो अपनी आमद का बयान करें। आपसे एक ज़रूरी काम था, इसी सिलसिले में आपको इस वक्त जहमत दी, माजरत चाहते हैं डिस्टर्ब करने पर, वो भी बेवक्त। नवाज फारूक ने अपने मखसूस सुलझे हुए अंदाज में बात शुरू की थी। शारी जमान को इस तमीदी अंदाज पर उलझन हुई। वो जल्दी जल्दी नवेरा के बारे में जानना चाहता था। इनसे मिलिए, ये शारिक जमान है। जरीश को बगौर देखे इन्होंने अपने साथ बराजमान शारिक को तारुफ करवाया तो जरीश का शारिक जमान का नाम सुनकर रंग उड़ गया था। शारिक जमान, इनके होंठ खिले और इसने खौफजदा नजरों से शारिक को देखा। इसने ना ही पहली बार शारिक को बगौर देखने की जहमत की थी और ना ही दूसरी बार। अगर बगौर देख लेती तो इस वक्त इसके सामने ना होती। मेरे तायाजाद हैं और नवेरा एहसान के शोहर। अगला तारुफ इसे मजीद हरासा कर गया। जी, इसके हलक से सिर्फ यही निकला था। हम नवेरा के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। शारिक जमान अब भी खामोश जरीश के चेहरे के तासरात नोट कर रहा था, जबकि नवाज ही बात कर रहा था। कौन नवेरा? देखे जरीश बीबी, हम आपके चौकीदार से सारी मालूमात ले चुके हैं। हमें सिर्फ इतना बताएं कि अब नवेरा कहाँ है। हमसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। शारिक जमान से अब चुप रहना महाल था। एकदम दो टोक लहजे में कहा। जरीश ने एक पल को सोचा, ये लोग अगर इस तक पहुंच चुके तो यकीनन सारी मालूमात लेकर ही आए होंगे। इसकी बात पर कम ही एतबार करेंगे। अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जी, नवीरा नामी लड़की एक बच्चे के साथ यहाँ चंद दिन पहले आई थी। मुझे आया की ज़रूरत थी। मैं यहाँ अकेली होती हूँ, इसीलिए एक दफ़ा मार्केट में नवीरा से मेरी मुलाकात हुई थी। हमारा टकराव बड़ा इत्तेफाकिया था। इकट्ठे बैठकर चाय पीते हुए मैंने अपना मसला बयान कर दिया। अगले दिन वो खुद में इत्तेफाकिया मेरे पास आ गई थी। वो खासी ज़रूरतमंद थी, इन्हें जॉब की ज़रूरत थी। वो आया कि जॉब करना चाहती थी। मुझे तो ज़रूरत थी, मैंने रख लिया। फिर मैंने हर तरह से इन्हें आराम और सुकून फराहम करने की कोशिश की, मगर एक दफ़ा इनका बच्चा काफ़ी बीमार हो गया। एक रात हस्पताल में रहा था। वहाँ वो कुछ लोगों से खौफजदा हो गई थी। अपने मुताल्लिक इन्होंने कुछ नहीं बताया। वह मज़ीद चंद दिन यहाँ रुक रही थी और फिर एक दिन ये कहकर इन्हें कहीं और बेहतर जॉब मिल गई या वहाँ से वो खामोशी से चली गई। शायद इनके साथ कोई मसला था या शायद किसी से खौफजदा और परेशान थी। अच्छी खातून थी, न जाने अब कहाँ होंगी। एतमाद की इसमें कमी तो ना थी। चंद पल घबराई थी। अब फराटे से जो जहन में आ रहा था कह रही थी। शारिक जमान इसे बगौर देख रहा था और नवाज फारूक उलझ सा गया था। मुझे इसने मना कर रखा था कि इसके बारे में किसी को ना बताओ, इसलिए मैंने इनकार करना चाहा था। वो अब बड़े पुरसुकून अंदाज में मजीद कह रही थी। अपनी बात कहकर इसने दोनों के चेहरे को देखा था। नवाज के चेहरे की उलझन तो दिखाई दे रही थी, मगर शारिक जमान के चेहरे के सपाट तासरात से वो कुछ अखज़ ना कर सकी थी। इन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना कि इनकी जान को खतरा है। वो बाहर आने जाने से घबराती थी। जाहिर है मैं तो बाहर आती जाती हूँ और अकेली ही रहती हूँ। मैंने इनको रखा भी इसीलिए था, हर वक्त मेरे साथ रहे। मगर एक दो बार मेरे साथ बाहर गई भी तो कभी किसी को देखकर डर जाती। वो मेरे काम की नहीं थी, इसीलिए मैंने इनके यहाँ रहने पर इसरार भी ना किया। अब मैं फिर किसी खातून को देख रही हूँ। क्या सर कोई मसला है? इसने नवाज फारूक से पूछा। वो घर से निकली क्यों थी? वो बड़े ही मुतजस्सिस अंदाज में पूछ रहे। नहीं, कोई घरेलू मसाइल थी। शुक्रिया, आपने इतनी मालूमात दी। अगर आपका कभी इनसे सामना हो तो इससे मौजूद एड्रेस ज़रूर लीजिएगा और मुझे बताइएगा। जी ज़रूर सर, मुझे बड़ा दुख हुआ है मैं आपके किसी काम ना आ सकी। चलें शारिक मुसलसल जरीश को देख रहा था, जिसे इसके चेहरे से इसके साथ जो झूठ का अंदाज़ा लगाना चाह रहा। जरीश अंदर ही अंदर खौफ ज़्यादा थी। वो उठ खड़ा हुआ था। सर बैठिए ना, मैं भी आपके सवालों में उलझ गई। पहली दफ़ा मेरे घर आए हैं। मैं नाश्ता वगैरह। इनके उठने पर इसने शुक्र का सांस लिया था, मगर मुस्कुरा कर कहा तो नवाज ने मुस्कुरा कर इसे देखा था। घरेलू सादा हुलिये में स्कार्फ के बगैर सलीके से सर पर दुपट्टा जमाए वो खुश इखलाकी से गोया हुई थी। नहीं शुक्रिया, हमें कोई और भी काम है। मैं
फिर कभी सही। जरिश ने भी इसरार नहीं किया था। वो लोग चले गए तो वो बेदम सी होकर सोफे पर गिर से गई। या अल्लाह, इसके दिल की रफ्तार इतनी तेज थी। ओह, तो ये थे नवाज फारूक, नवेरा आपी के साहब का मंगेतर। बेचारे, मगर कानों के इतने कच्चे तो नहीं लगते, अच्छे खासे संजीदा मिजाज हैं। फिर वो सब छोड़कर क्यों भागे? नवेरा इसे अपने बारे में सब कुछ बता चुकी थी। अब वो तजिया कर रही थी। वैसे शारिक जमान भी नजरअंदाज करने वाली शख्सियत नहीं है, अजीब इंसान था। आंखें थी तो एक्सरे कैसे घूर के देख रहा था। अब कदर हो रही है बीवी की। अच्छा किया नवेरा आपी ने, बहुत अच्छा किया। वो खुद ही सोचे जा रही थी, अब क्या इरादा है। गाड़ी में आकर बैठते नवाज ने शारिक को देखा। वो किसी गहरी सोच में गुम था। क्या सोच रहे हो? शारिक ने अपनी सोच से निकलकर इसे देखा। सोच रहा हूँ ये लड़की किस हद तक सच बोल रही है। अब खुदा के लिए इस लड़की के पीछे न पड़ जाना। मैं डायरेक्ट तुम्हें इसलिए इसके घर लेकर आया। तुम खुद सब देख लो, जान लो। तुम इसके चौकीदार से मिल चुके। अगर वो झूठ बोल रही होती तो वो सच बताता। पता नहीं अब नवेरा कहाँ गई है। बड़ी मुश्किलों से तो इसका यहाँ तक पता चला है। नवाज ने इसे टोक दिया। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। इसका जिन कुछ भी कबूल नहीं कर पाया। बज़ाहिर इसे वो लड़की बड़ी पुरएतमाद और सच्ची लग रही थी, मगर कोई बात उलझी हुई थी जो इसके दिल को छू रही थी। जो इसे यकीन नहीं करने दे रही थी। मुझे अंजम के पास जाना है, इधर उतार दो। कुछ देर बाद इसने नवाज को देखा था। क्यों, खैरियत? काम है इससे। अब हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकता ना, कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसे कहता हूँ कुछ करे। ऐसा कब तक चलेगा? तुम जरिश को इन्वॉल्व कर रहे हो? इसने शक के अंदाज में शारिक को देखा। वो जिच हो गया। नहीं, जब वो कह रही है कि वो इधर से चली गई है और है कहाँ, वो बेखबर है, तो इसे इन्वॉल्व क्यों करूँगा? अंजुम को कहता हूँ। अब एक दफ़ा फिर शहर के सब छोटे बड़े अस्पताल हो सकता है, अब वो कहीं हो। वो पुरसोच अंदाज में बोला। नवाज ने शुक्र अदा किया, वरना वो जो बात शारिक के ज़हन में अटक जाती थी इतनी जल्दी से नहीं जाती थी जब तक वो इस पर अमल ना कर ले। यही तो इसकी जज्बातियत का सबसे बड़ा अलमिया था। हाँ, ये अच्छी बात है। नवाज इसे अंजुम के ऑफिस उतार कर खुद आगे बढ़ गया था। इन लोगों को रुखसत करके वो वापस अपने कमरे में आकर लेट गई थी। सारा दिन यूनिवर्सिटी में उलझी रही, अब थकन हो रही थी। लेटते ही इसकी आंख लगे। अरे उठो। किसी के सख्ती से झिझोने पर वो हड़बड़ा कर उठी। वो अनजाने क्रख्त चेहरों वाली दो खवातीन थी। अब उठ भी चुको, बाकी नींद अगले घर जाकर पूरी कर लेना। इनमें से एक क्रख्त औरत में आवाज में कहती इसका बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में ले चुकी थी। क्या बदतमीजी, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। जरिश इन अजनबी चेहरों के सलूक पर चीख उठी थी। बीबी, शोर मचाने की जरूरत नहीं, आराम से उतरो। दूसरी ने इससे ज्यादा सख्ती से बाजू से पकड़कर नीचे खड़ा कर दिया था। चादर ले लो और चप्पल पहन लो। अगला हुक्म नाफिज किया गया था। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो तुम लोग? इसने गुस्से से दोनों को घूरते हुए झटके से इनकी गिरफ्त से अपने बाजू छुड़ाया। ये सवाल तुम साहब लोगों से करना। ले ये दुपट्टा ओढ़। एक ने बिस्तर पर गिरा इसका दुपट्टा उठाकर इस पर डाल दिया। जरी शक्का बक्का सी रह गई। कौन साहब लोग? दूसरी के इशारे पर चप्पल अड़ोस कर बनाकर दोनों को देखा। मोबाइल कहाँ है तेरा? इसके सवाल को नजरअंदाज करते इसने इर्द गिर्द देखा। खूबसूरत कमरा बड़ी खूबसूरती से आरास्ता था। जरीश ने तकिए के नीचे पड़ा मोबाइल निकालकर पकड़ा तो दूसरी ने झपट कर इसके हाथ से मोबाइल ले लिया। जरीश शशदत सी रह गई थी। बड़ा खूबसूरत घर है तेरा, इतने बड़े घर में हैरत अकेली रहती है। घर वाला कहाँ है तेरा? दूसरी ने इर्द गिर्द शताइसी नजरों से देखते जरीश पर निगाहें जमा दी थी। तुमसे मतलब? और मेरा मोबाइल क्यों छीना है? किसके कहने पर तुम लोग इधर आए हो? कहा ना, इस सवाल का जवाब तुम्हें साहब लोग देंगे। घर की तलाशी हम ले चुके हैं। मतलूबा सामान बरामद ना होने की सूरत में तुम्हें लेकर जाने का ऑर्डर है। कहाँ? बड़े सवाल करती हो तुम। बाहर चल, सब पता चल जाएगा। इन्होंने इसे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। वहां एक नौजवान दहलीज में खड़ा हुआ था। इसके साथ एक औरत और मर्द था। ले आइए, चलो गाड़ी में बैठो। इसमें एक हुक्म दे रहा था और जरीश को इस सारी सूरत हाल को समझने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे कहीं नहीं जाना। कौन हो तुम लोग? खबरदार मुझे हाथ भी लगाया तो। वो इस हुक्म पर एकदम चटपटी। जाते हुए आदमी ने पलट कर इसे देखा और फिर अपने साथी औरतों को, ज्यादा मजामत करे तो तरीका नंबर 2 इस्तेमाल कर लेना, मुझे ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। 1 मिनट में बाहर आओ तुम लोग। वो ऑर्डर देकर बाहर चला गया था। क्यों जाऊं मैं कहीं? अजीब लोगों, मेरा मोबाइल दो, मैं अपने मियाँ से बात करनी थी। मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं लूंगी। अपने मुलाजमीन में से इसे कोई एक भी दिखाई नहीं दे। लगता है ऐसे नहीं जाने वाली। चल तरीका नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं। एक ने दूसरे को इशारा किया। इसने न जाने कहां से पिस्तौल निकाल लिया था। पिस्तौल देखकर जरीश एकदम चुप हो गई थी।
ज्यादा जबान चलाई तो सीधी हलक में गोली उतार दूंगी, चल सीधी हो। इसने पिस्तौल इसकी कनपट्टी पर रख लिया और जरीश को अपने हाथ पांव से जान निकलती महसूस हुई। क्या वो दिन दहाड़े अगवा हो रही थी? पहला तस्वुर इसके ज़हन में यही आया था। फिर इसे अपने दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ और हवास गुम हो गए। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर गिरती, इसके बाजू पर मजबूत गिरफ्त जमाते औरत ने इसे फौरन संभाला। ये तो बेहोश हो गई, चल ऐसे ही ले चल। इन दोनों ने इसे घसीटा। सामान लंच के बाद दोबारा अपनी सीट पर आया तो कई फाइल्स इसकी तवज्जो की मुंतजिर थी। मुकम्मल तौर पर सेहतियाब अब भी नहीं हुआ था, मगर घर फारिग बैठा भी नहीं जा रहा था। अब चंद घंटे ऑफिस का चक्कर जरूर लगा लेता। सीने और सर का जख्म आहिस्ता आहिस्ता मंदमिल हो रहा था। गाड़ी ड्राइव करने की डॉक्टर की तरफ से इजाजत नहीं थी, इसीलिए वो आजकल ड्राइवर के साथ आता था। वो फाइलों में मुनहक था। जब इसका मोबाइल बजने लगा, सामान ने तवज्जो दी तो चौंक गया। ड्राइवर अमजद के अल्फाज पर वो उलझा। जब से जरीश दोबारा लाहौर गई थी, अमजद के जरिए वो रोजाना इसकी मालूमात ले रहा था। जरीश से वो राब्ता नहीं कर रहा था। खुद से अमजद ने कॉल नहीं की थी। अब कॉल आई तो हैरानी हो रही थी। हाँ अमजद बोलो। साहब जी, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। घर पर पुलिस की रेड हुई है। क्या? सामान को लगा इसके अजाब पर गोया बम फटा, मगर क्यों? पता नहीं साहब जी, इन्होंने कुछ नहीं बताया। गन पॉइंट पर वो लोग अंदर दाखिल हो गए थे। सिराजदीन से गन छीनकर अपने कब्जे में कर ली। आते ही घर के तमाम फोन के तार काट दिए और फिर सारे घर की तलाशी लेने लगे थे। हम सबको एक कमरे में इकट्ठा करके एक आदमी गन लेकर खड़ा हुआ था। चौकीदार की बीवी तो डर के मारे बेहोश हो गई। और जरीश, वो कहाँ है? खबर ऐसी थी कि सामान को अपने असाब नॉर्मल रखने में सख्त दिक्कत हो रही थी। साहब जी, जब सारे घर की तलाशी के बाद इन्हें कुछ ना मिला तो वो बेगम साहिबा को साथ ले गए और सामान को लगा इसके वजूद के परखच्चे उड़ गए हों। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो तुम? कैसे लेकर गए वो जरीश को? तुम सब लोगों किस मर्ज की दवा हो? वो तुम्हारे सामने जरीश को ले गए और तुम क्या कर रहे थे? इसी वक्त मुझे बताते। सामान को लग रहा था इसका दिमाग बस फटने को है। साहब, इन्होंने आते ही हमारी तलाशी लेकर मोबाइल अपने कब्जे में कर लिया था। किसी थाने की पुलिस थी। किस केस में वो लोग ले गए साहब पता नहीं। सादा हुलिये में थे तमाम लोग। 3 औरतें थी और 2 मर्द। सिराजदीन को ही इन्होंने अपना कार्ड दिखाया था। और नो साहब, बेगम साहिबा बेहोश हो गई थी। पता नहीं वो इन्हें कहाँ लेकर गए हैं। तुम सब लोग किस लिए थे? क्यों रखा था मैंने तुम्हें? अब एकदम मैं वहाँ पहुँच भी नहीं सकता। पता करके बताओ किस थाने की पुलिस है और क्यों रेड हुई है? जरीश कहाँ है? 5 मिनट में पता करो कि बताओ। और कितनी देर गुजरी है इस सारे वाक़े को? साहब, सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। जाते हुए वो मोबाइल दे गए थे और आपसे बात कर रहा हूँ। मैं पहली फ्लाइट से पहुँचने की कोशिश करता हूँ। हाँ, बात ज़्यादा ना फैलने देना। कराची में भी किसी को इल्म ना हो। सामान ऑफिस से निकल आया। Isnem lahsikro isnem gulli inna haku minasdan rakait ba ikakalan stos namas hekrak fa album akala meno yenni bistuk ba rakaim taida basaj akaken stos zadna inna tera dawi tera bak stuk ikadara hasud anam ada baduk shati dashin rakni balle namas ye kasra kai ki mahalam idi kanad nagno ni bahas edak stuk rajnir sabak namas ekasra kan stuk bum to ekar elok shidazo en mas ek gum ek muhela menak Hindra kavarak zuk imrak ihui ingol no kumina kon matol has de sek iti di man zunu ham rakama takus na clock la praman clock it das ma rab ni to emle min ti atagara gum atan rakazat ni kasmashi si atakas no bin it las ni ti of ese gidas ro isi it limi hen real fio ke gele kasmashi ta fok raknas de ya ta rakata pak ni mer ek real fin si rakha ko it dar kisin ba